आप जो एटम बम रखते हैं, हम भी खाली हाथ नहीं, लेकिन सच्चा शब्द यही है, जंग तो अच्छी बात नहीं। अपना सारा जतन यही हो, जंग ना हो तो बेहतर है। ऐसा अर्ज़ां यानी लहू का रंग ना हो तो बेहतर है। अमन का दामन इस खित्ते में तंग ना हो तो बेहतर है। शीशे के इस महल में कोई संग ना हो तो बेहतर है। गुर्बत, भूख, इफलास, शिकायत और न जाने कितने रोग, एक कयामत झेल रहे हैं तीसरी दुनिया के सब लोग। क्यों ना उनका सोचें जिनकी सुबह मुश्किल शामें सोग, क्यों ना उनकी खातिर उठें जिनका जीवन गम का जोग। शाम बखैर और द ब्लैक होल में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे साथ हैं एक ख़ास मेहमान, मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएँ अरविंद सहारन जी, जो राजस्थान भारत से ताल्लुक़ रखते हैं और गुज़िश्ता करीबन 2 दहाइयों से न्यूजीलैंड में मुकीम हैं। आप इन्हें जानते हैं, सोशल एंड पीस एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमनिस्ट हैं, जियोपॉलिटिक्स और पाक भारत ताल्लुकात आपकी दिलचस्पी के मौज़ूआत हैं और सरहद के उस पार के उन्वान से कई बरसों से आप बाकायदगी से पॉडकास्ट कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि आप मुकालमे के आदमी हैं और दोनों मुल्कों के लोगों को नज़दीक लाने के आदमी हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज वो हमारे साथ इन पर्सन मौजूद हैं। आमतौर पे भारत से जो हमारे दोस्त होते हैं वो जूम पर होते हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान की विज़िट में थे और अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आपका सेकंड विज़िट है। चलें, आपका बहुत स्वागत और यहाँ पे वार्म वेलकम। बाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएं आज के सेशन के मेज़बान और मॉडरेटर शकील चौधरी साहब। जर्नलिस्ट हैं, मुसन्निफ़ हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की तालीम आपने इस्लामाबाद से हासिल की, जबकि मीडिया की तालीम आपकी लंदन से है। अरविंद सहारन जी की तरह शकील साहब भी जो हैं अपने यूट्यूब चैनल पर अमन और दोनों मुल्कों को जोड़ने की बात करते हैं। और दोनों जो हमारे आज के गेस्ट्स हैं, ये सैकड़ों बिला मुबालगा सैकड़ों इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, तो गोया मुकालमे के आदमी हैं। इसलिए हमें खुशी है कि आज इन्होंने ये हमारा स्टेज शेयर किया। आप लोगों की आमद का भी शुक्रिया। थोड़ी सी जहमत करके अपने सेल फोन्स काइंडली साइलेंट मोड में स्विच कर लें, सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। बाहमी गुफ्तगू के बाद हस्ब रवायत हाउस ओपन होगा फॉर Q&A, तो आप उसमें ज़रूर शरीक होइएगा। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू। शॉर्ट और टू द पॉइंट रहिएगा ताकि गुफ्तगू जो है वो हमारी आज के जो बुनियादी मौजू है उसी के गिर्द घूमे। एंड आई थिंक दैट्स इट। प्लीज़ वेलकम शकील चौधरी एंड अरविंद सहारन जी। अरविंद, आई एम एक्साइटेड एंड डिलाइटेड टू वेलकम यू। तो आज यकीन नहीं आता कि पहली मुलाकात आज हमारी हो रही है। तो आप कहते हैं जी पाकिस्तान आपका रोमांस है, तो कैसे ये रोमांस डेवलप हुआ और पाकिस्तान के बारे में क्या इंप्रेशंस हैं आपकी? आपका सेकंड विज़िट है, जैसे अभी तस्करा हुआ 2018 में आप पहली दफ़ा आए और अब जो है अब तशरीफ़ लाए हैं दूसरी दफ़ा, तो कैसे? जी। थैंक यू शकील साहब। पाकिस्तान मेरा ही नहीं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हर उस बाशिंदे का रोमांस है जिसने कि इस मुल्क की तकसीम के बारे में पढ़ा है, उसको बर्दाश्त किया है। उनके आबा व अजदाद ने पाकिस्तान से हिजरत की है और मेरा ताल्लुक़ चूँकि बॉर्डर के इलाके से है, तो मैंने हर रोज़ पाकिस्तान को ढलते हुए सूरज के साथ देखा है। गंगानगर एक ज़िला है जो कि आपके यहाँ भावल नगर के बिल्कुल बरक्स है जी। तो ये मेरा ही नहीं, हमारे मुल्क में पार्टीशन को एक ट्रेजेडी के तौर पे देखा जाता है। लोग बातें यही करते हैं कि जी लाहौर ऐसा होता था, हम वहाँ रहते थे, तो हमारे कारोबार ऐसे थे, हमारे इतने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उस शहर को बनाने में हमारा क्या रोल था। पाकिस्तान में अपने जो गुज़रे हुए अपने आबा व अजदाद के दिन हैं, उन्हें याद करके हमारे यहाँ पे लोग बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, वो जज्बात से इस मुल्क को देखते हैं, तो फिर रोमांस का ताल्लुक भी आ ही जाता है खुद ब खुद। तो एक ट्रेजेडी के तौर पे अगर आप देखते हो, फिर हमारे यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर फिल्में पार्टीशन के हवाले से जो बनी हैं, उसके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, तो लोग आना चाहते हैं। ज़्यादा मालूमात है नहीं लोगों को पाकिस्तान के हवाले से, जो कुछ भी हमने देखा है, पढ़ा है, वो फ़िल्मों के ज़रिए, हमारे ड्रामाज़ या मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए। तो मैंने पाकिस्तान को जिस तरह से देखा है, शायद एक आम हिंदुस्तानी को वो मौका नहीं मिलता उस तरह से देखने का। तो 2018 में पहली दफ़ा यहाँ मैं आया था
और ये मेरी सेकंड विज़िट है। आपने पूछा मेरे इम्प्रेशंस क्या हैं, तो बड़ा एक इमोशनल एक माहौल होता है जी घर के अंदर जब आप किसी को बताएं कि पाकिस्तान जा रहे हैं। मैंने भी जब पहली दफ़ा अपने वालिदैन को ये बात बताई तो वालिद साहब अमूमन जैसे हमारे खित्ते में होते हैं, उनका रिएक्शन बड़ा नॉर्मल था, हाँ ठीक है जा रहे हो, ख्याल रखना अपना। हाँ, मेरी जो मदर हैं वो बेहद इस बात से जो है खफा हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं पाकिस्तान नहीं जाना। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे जाने दें। तो अब मैं उनको ब्लेम नहीं करता, वो ज़्यादा इतनी पढ़ी लिखी खातून नहीं हैं, चीज़ों को उसी पराये में देखती हैं जैसा कि हमें दिखाया गया है। आई कम फ्रॉम अ रूरल सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी। तो फिर वो नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई और बाद में वो लौट कर आई कोई 10 मिनट बाद, और उन्होंने जो मुझे बात बताई वो मैं आज तक नहीं भूला हूँ, और शायद उसी में इस खित्ते का हल भी छुपा हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा एक बात बताओ, माँ तो वहाँ भी माँ ही होती होगी। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी भी वही ख्वाहिशात होंगी जो मेरी तुम्हारे लिए हैं। मैंने कहा यकीनन। तो जब उन्होंने ये बात कही तो फिर उन्होंने कहती हैं कि वो आप जाएं, फिर कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि वहाँ की माएँ भी अपने बच्चों के लिए वही ख्वाब देखती हैं जो मेरी माँ मेरे लिए देखती हैं या हिंदुस्तान की बाकी माएँ अपने बच्चों के लिए देखती हैं। तो उनका सिर्फ ये कहना, और एक आम तासुर हमारे यहाँ पे ये दिया जाता है कि पाकिस्तान में तो जी बच्चे की माँ शायद कोई इस इंतज़ार में बैठी होगी कि कब उसकी तालीम ख़त्म हो और कब वो बंदूक लेके और जिहाद पे चला जाए। ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ये जो एक फ़िक्रा था मेरी माँ की तरफ से जो उन्होंने कहा, उसके बाद वो मुतमईन हो गई, और तब से लेकर अब तक। अब तो वो अब मुझे कह रही थी कि काश तुमने पहले थोड़ा कहा होता तो मैं भी चलती तुम्हारे साथ। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी हियर, मेरे ख्याल मेरे साथ और भी बहुत लोग होंगे फैमिली मेम्बर्स। तो इम्प्रेशंस की आप बात कर रहे थे कि कैसा पाया मैंने। 2018 में जब मैं पहली मर्तबा आया यहाँ पर तो कुछ ख़ास मुझे मूवमेंट नज़र आई नहीं यहाँ पे। एज सच लोग मायूस से थे। आज भी वो मायूसी कुछ हद तक तो सिविल सोसाइटी में दिखाई देती है, लेकिन ईस्ट पंजाब में जहाँ से कि मैं आता हूँ, वहाँ लोग पता नहीं क्या वजह है, जब से करतारपुर कॉरिडोर खुला है लोग पुरुमीद हैं कि हमारे ताल्लुकात अब बेहतर होंगे। आई एम श्योर अगर आप सोशल मीडिया को उठा के देखें तो आपको ये एहसास होगा कि बहुत सारे इंडिया से लोग आ रहे हैं, स्पेशली सिख्स जो हैं अपने मजहबी जो भी उनके मकामात हैं उनको देखने के लिए। रियासत ने आपकी बड़ा उनको फैसिलिटेट किया है। एक पंजाबी कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी 2-4 महीने पहले, शायद नवंबर में, और अब जश्न पंजाब फेस्टिवल है, हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है, पंजाबियत की बात हो रही है। और आपकी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं मरियम नवाज़, वो उनके जो जेस्चर्स लोगों को देखने को मिल रहे हैं। हमारी तरफ ये एक बहस का मौजू है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि देखें जी पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर के आप अगर सोशल मीडिया हैंडल से देखें तो वहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जी मेरे लिए तमाम मज़ाहिब के लोग काबिल एहतराम हैं और सब बराबर हैं, मेरे जिस्म का हिस्सा है। जी जी जी, ये हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो लोगों में एक एक्सट्रीम पॉजिटिविटी जो मुझे यहाँ पर भी देखने को मिली, एटलीस्ट जिनसे मेरा राब्ता हुआ है। मुमकिन है कि हम ख्याल लोगों में उठना बैठना है तो शायद ये वजह होगी, पर जो मैंने महसूस किया है मैं वो आपको बता सकता हूँ जी। तो इंडिया पाकिस्तान का जो है पीस का जो मौजू है हमारा आज का, इंडिया पाकिस्तान का जो पीस का मौजू है हमारा, कैसे हाउ कैन वी अचीव पीस। अब ये कहा जाता है कि इंडिया में जो इंटरेस्ट है पीस में, हाँ मतलब इंडिया में अब ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आज से 10-12 साल पहले शायद सिचुएशन मुख्तलिफ थी। तो क्या चेंज है और अब क्या किया जा सकता है? इज़ इट अ लॉस्ट कॉज, पीस का जो कॉज है? सच बात कहूँ तो कुछ ऐसा ही नज़र आता है। हाँ, वक्तन फ़वक्तन हमें
इस तरह के इशारे ज़रूर मिलते हैं कि कुछ होने वाला है, मगर फिर जिस तरह के बयान हमें सुनने को मिलते हैं, जब मसलन अभी 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे पे जो यहाँ से बयानात आए, तो फिर हमारे जैसे जो लोग हैं जो एक तिनका तिनका इकट्ठा करके और कोई परिंदों का कोई घोंसला बनाते हैं, उसमें कुछ झट से कोई आग लगा के चला जाता है, ऐसा महसूस होता है। इंडिया के अंदर एक आम तासुर ये बन गया है कि हाँ, अब पाकिस्तान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान डजंट मैटर फॉर अस, पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर डेवलपमेंट। उनके पास कुछ है ही नहीं, उनको वो खुद बिलियन 2 बिलियन डॉलर के लिए यहाँ वहाँ से उधार लेते फिर रहे हैं, हमें क्या देना है उन्होंने। मुझे भी ये ताना दिया जाता है कि तुम्हारा भी एक दीवाने का ख्वाब है, ठीक है, एक नॉस्टैल्जिक लोग हो तुम, अपने उसी कैफियत में पड़े रहो, लेकिन होना शोना कुछ नहीं है। बिकॉज अब लोगों को ये महसूस होने लगा है कि देयर इज़ नो सिंसियरिटी from the Pakistani side. So why should we waste our time? People think that we have given them enough opportunities in past. And now I don't think there is any appetite for establishing cordial relations with Pakistan. एक आम तासुर यही है, हुकूमती सतह पर भी हमें यही नज़र आता है। मैंने आज फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई कि पाकिस्तान को क्या नुकसान या फ़ायदा हो सकता है अगर इंडिया के साथ पीस हो, तो उस पर एक नौजवान ने जवाब दिया कि जी बीजेपी के आने से पहले जो है ना हालात बहुत बेहतर थे और अब जो है ना ख़राबी हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बीजेपी के इक़्तिदार में आने से पहले क्या दूध और शहद की नहरें बह रही थी दोनों मुल्कों के दरमियान? आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? जी बिल्कुल दुरुस्त है आपकी ये आर्ग्यूमेंट। बदकिस्मती से इस मुल्क में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको बीजेपी के चश्मे से ही देखा जाता है, और ख़ुसूसन मोदी साहब को ही ब्लेम किया जाता है कि जब तक मोदी साहब हैं हिंदुस्तान में इक़्तिदार में, तब तक इंडिया से कोई दोस्ती की बात हो नहीं सकती। अब तारीख़ हमें जो बताती है वो कुछ यही है कि यही मोदी साहब थे जब 2014 में इलेक्ट होकर आए, तो पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन इनकी जो थी उसमें पाकिस्तान कहीं भी फीचर नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो नवाज़ शरीफ साहब को वो अपनी ओथ सेरेमनी में नहीं बुलाते। तो उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब भी गए हिंदुस्तान, मोदी साहब खुद आ गए लाहौर एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, लेकिन उसके बाद के जो मामलात हुए हैं दोनों मुल्कों में, तो उसके बाद तो फिर जी हमारे सामने है। आप देख लें, एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से बदकिस्मती से जो टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, तो if there is anyone to be blamed, तो I would say कि Pakistanis are responsible for it. One has to be honest with themselves. पठानकोट एयरबेस पे ले लें, उड़ी, पुलवामा, you name it. और प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो मैंने पढ़ा कहीं कि मशवरा दिया गया था कि आप पाकिस्तान न जाएं, आपके पॉलिटिकल जो है करियर को, आपके पॉलिटिकल कैपिटल को इससे नुकसान होगा, बट ही टुक अ रिस्क। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद फिर हमने ये देखा कि हमारे एक पॉलिटिशियन ने नारा लगाया कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो अब क्या हम अब देखते हैं फिर क्या क्या किया जाए? वेल, इससे पहले क्या किया जाए, ज़रा इस चीज़ को भी देख लें कि मोदी साहब के किन स्टेटमेंट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। मसलन वो तमाम चीज़ें कि जो थोड़ी सी नेगेटिव लाइट में होती हैं, रीसेंट इलेक्शंस में जो उनके बयान थे उनको हाईलाइट किया जाता है। तो हाँ, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है। मैं नहीं समझता कि सियासत के अंदर इस तरह की कोई जो गुफ्तगू है उसकी कोई गुंजाइश होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग एट सच अ हाई पोजीशन। लेकिन उनका ये बयान भी था कि आओ हम एक जंग लड़ें गुर्बत के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़, और देखते हैं कि पहले ये जंग कौन लड़ता है। सो अच्छा हो कि दोनों साइड्स दिखाई जाएं, हर चीज़ को हाईलाइट किया जाए, गुड बैड एंड अगली। मैं तो उसका कायल हूँ। और मोदी साहब से पहले भी हिंदुस्तान की जो आप बात कह रहे थे कि दूध और शहद की कोई नहरें नहीं बह रही थी हमारे दरमियान, तो इंडिया पाकिस्तान के जो ख़राब ताल्लुकात है उनकी शुरुआत मोदी साहब से नहीं होती, इतना तो हम सब जानते हैं। लेट्स फेस फैक्ट्स। मोदी साहब से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके एरा में क्या हुआ यहाँ पर, उनसे पहले वाजपेयी साहब थे, उस दौरान क्या हुआ। तो अब मोदी साहब को ही ब्लेम कर देना, मसलन आपके एक
एक एक्स क्रिकेटर थे शाहिद खान अफरीदी, उन्होंने आपकी तरफ के कश्मीर में एक अपनी कोई बयान में ये बात कही थी कि जी मोदी बुरा है क्योंकि वो मज़हब की सियासत करता है, ये कहना था उनका। पर्सनली मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर मज़हब का अंसर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये बात पाकिस्तान से जब हो कि जी मोदी बुरे हैं क्योंकि मज़हब की सियासत करते हैं, तो फिर मेरे जैसा कोई नौजवान अगर ये कह दे कि क्या ये मोदी ने कहा था जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, वो तो आपके कौमी शायर थे, ये तो उनका बयान था। और ये इस मुल्क में तो सियासत में मज़हब और सियासत तो उसके बगैर तो फिर कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो बिल्कुल जी, ये तो अब क्या कहे कोई। अब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। कभी कभार ये भी होता है कि जहर को जहर काटता है। अच्छा, आपके खिलाफ हमारे एक कालम नवीस हैं इजहारुल हक, जी जी, शायर भी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने डॉक्टर इश्तियाक के और आपके ख़िलाफ़ एक कालम लिखा, मैंने फिर उसका जवाब लिखा काफ़ी डिटेल, उसमें भी मैंने शाहिद अफरीदी के इस बयान का हवाला दिया था। और इजहार साहब ने कहा कि जी ये जो है अरविंद सहारन जो है ये पाकिस्तान का एक दुश्मन सहाफ़ी है। तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा जी अगर वो पाकिस्तान का दुश्मन है तो फिर पूरी दुनिया में मुझे कोई एक बंदा ऐसा दिखा दें जो पाकिस्तान का दोस्त हो। उसके बाद मैंने सुना कि आपकी दोस्ती भी हो गई, आपने उनका इंटरव्यू भी किया, तो वो तजुर्बा कैसा रहा? फिर औरिया मकबूल जान का आपने इंटरव्यू किया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? जी, इजहार साहब ने जो आर्टिकल लिखा था उसमें उन्होंने यकीनन इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो मैंने फिर आपसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, हमारी बात हुई और बड़ी तफसीलन बात हुई। मैंने कहा इजहार साहब, मैं तो पाकिस्तान का हमदर्द समझता हूँ अपने आप को, आप ही के मफाद में जो बात है मैं वो करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं दुश्मन हूँ तो फिर आप ज़रा एक बार जायज़ा ले लें कि दोस्त किस तरह का होता है। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगर एक दफ़ा अगर कोशिश करें, अगर आप मुझसे कोई ऑनलाइन हम बैठ के और बात कर सकें। उसके बाद उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया है। वो अक्सर अब मुझे फ़ोन करते रहते हैं। कंग्रेचुलेशंस। हाँ बिल्कुल जी, वो फ़ोन करते रहते हैं और वो अब ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान के दरमियान अपना वक्त बिताते हैं। तो जब कभी भी हिंदुस्तान के हवाले से कोई गुफ्तगू होती है, वो मुझसे थोड़ी बहुत रहनुमाई वहाँ की सियासत के बारे में हासिल कर वो जो है वहाँ पे करते रहते हैं। एक दफ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ, ये जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे हमारे अरशद नदीम और वो जो चोपड़ा साहब नीरज, तो उन्होंने कहा कि अरविंद मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखूंगा कि अब कोई ओलंपिक डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए दोनों के दरमियान। उन्होंने वो आर्टिकल लिखा, बड़ा उम्दा आर्टिकल है उनका, वो आपको आज भी मिलेगा। ये तो बात उनकी है। औरिया मकबूल जान साहब की आप बात कर रहे थे, हाँ उनके ख्यालात थोड़े से एक्सट्रीम हैं। वो कुछ अजीब किस्म की कोई बातें करते रहते हैं कि जी ये जंग होनी चाहिए और वो पहले ये होता था कि शायद हमारे तरफ के लोग इन्हें देखते नहीं थे, लेकिन जब से इन्हें पता चला है कि हिंदुस्तान में इनको लाखों में नहीं करोड़ों में देखा जाता है, और फिर मेरे जैसा शख्स जब इनसे कोई बात करता है, कोई मुकालमा करता है, तो अब ये थोड़ा मोहतात होकर बात करते हैं और ऐसी बात नहीं करते जिससे कि दिल आज़ारी हो। अब सारा ठेका हम ही ने तो नहीं लिया हुआ। मैंने कहा थोड़ा बहुत आप भी उठा लें, कि थोड़ा बहुत सेंसिटिविटीज़ का आप भी ख्याल रखा करें औरिया साहब। तो बड़ा अच्छा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था अफ़गानिस्तान को लेके, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वो 20 साल तक तालिबान के साथ रहे, तालिबान की हिमायत में उन्होंने बहुत कुछ लिखा और तालिबान आ भी गए फिर। तो हमने एक प्रोग्राम किया, माफ़ करें बात थोड़ी लंबी हो गई है। तो जब तालिबान की आमद हुई तो हमारे एक फ़ौज के एक थिंक टैंक है, उसमें USI यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, तो मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें मेजर जनरल BK शर्मा साहब को भी बुलाया और यहाँ से औरिया साहब थे। हम जानना चाह रहे थे कि तालिबान किस तरह से सोचते हैं। तो तालिबान की जो साइकी है वो औरिया साहब से बेहतर मैं नहीं समझता इस मुल्क में कोई जानता है। तो मैंने अपनी जो बात की तो उसमें काफ़ी हद तक अपने आप को उनके साथ खड़ा पाया कि ये चलें ठीक है, इख्तलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो कह रहे हैं होता तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। और उसके 20-22 दिन बाद तालिबान आ भी गए। तो हाँ, उनसे बात होती रहती है। एक
कि जहाँ कहीं उनसे किसी बात पे मेरा थोड़ा बहुत ये कह लें कि नाइत्तफाकी हुई, तो मैंने उनसे कह दिया कि औरिया साहब, बात ये है कि अल्लाह ताला का, वो थोड़े मज़हबी किस्म के इंसान हैं, तो उनसे उन्हीं के लहजे में अगर बात करें तो फिर वो शायद बात समझाने में आप कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने कहा, औरिया साहब, अल्लाह ताला का कुरान मजीद में ये वादा है मेरे जैसे लोगों से कि आपने जहन्नम में जाना है। तो जहन्नम में जाने की मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे दर्जात जो हैं अल्लाह ताला ने जहन्नम में वो मुनाफिकों से बुलंद रखे हैं, उनसे ऊपर रखे हैं। इस बात की मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो इस बात के कायल हो गए। वो कहते हैं, आप अगर पास में होते तो मैंने आपको सीने से लगा लेना था। भाई क्या बात कही है आपने। मैंने कहा, जी मेरा ठीक है। वो बात उनको बड़ी पसंद आई। मैंने कहा, जी मेरा काफिर होना जो है ना, वो ज़्यादा बेहतर है किसी के मुनाफिक होने से। तो मैं काफिर ज़रूर हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ औरिया साहब। तो आपने जो कहा बदकिस्मत, वो हो गया है सब कुछ, लेकिन मैं फ़िक्रमंद हूँ वहाँ की ख़वातीन के लिए, वहाँ की बच्चियों के लिए, उनकी तालीम के लिए। आपको क्या लगता है कि तालिबान क्या ये सब कर पाएंगे? इस बात का जवाब उनके पास था नहीं कोई। सही। अच्छा, आपका एक और टाकरा भी हुआ था जिसमें कोई फिल्म एक्टर्स थे, वो टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे, तौकीर नासिर थे शायद, और फिर जावेद जब्बार के साथ जो आपका एक डायलॉग हुआ लास्ट विजिट में, उसके बाद फिर हम ओपन करते हैं Q&A के लिए। जी, तौकीर नासिर साहब और सैयद नूर फिल्म डायरेक्टर हैं आपके, बड़े मशहूर। उनका नाम मुझे बताया गया तो बाद में मैंने उनकी एक फिल्म भी देखी, चूड़ियाँ। कोई खासा अच्छी नहीं लगी मुझे, पर ठीक है। यहाँ बड़ी हाइप थी उसकी। यहाँ बड़ी हाइप थी, मुझे इतनी कोई इम्प्रेस नहीं किया उस मूवी ने। बट एनीवेज, वो बात ये थी कि मैंने वो प्रोग्राम में कह दिया कि जी हम एक ही लोग हैं, एक ही हमारी तारीख है, एक ही हमारा कल्चर है। मैं ये नहीं कहता कि हम इस पार्टीशन को अनडू करें इन द पॉलिटिकल सेंस, लेकिन कल्चरली तो हम इसे अनडू कर सकते हैं। बिकॉज देखें, और फिर उन्होंने कहा, नहीं जी हम ये दो कौमी नज़रिया इसीलिए आया था और आप एक अलग हैं और हम अलग हैं। तो फिर मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आपको किसी यहाँ पे चीनी को या किसी अरबी को बिठाना चाहिए था। भाई मुझे क्यों बुलाया है इस प्रोग्राम में? द फैक्ट दैट कि वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, वी आर द सेम पीपल, हमारे ज़बान, बूदोबाश, खाना पीना, हमारी हर चीज़ एक जैसी है। तो इसमें तो मैं दो कौमी नज़रिए की यहाँ पे मुखालफत करने नहीं आया, लेकिन वो ठीक है, आपका एक नज़रिया है। लेकिन ये भी एक सच है कि आज के दौर में आपकी मुख्तलिफ शनाख्त हो सकती है। आप एक पाकिस्तानी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ एक सब कॉन्टिनेंट के शहरी भी हो सकते हैं। इसमें आप अगर माफ़ करें, मैं यहाँ किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाह रहा, लेकिन इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, आप इस मुल्क से बाहर किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको देखकर कोई अंग्रेज़ या कोई अरबी ये नहीं कहेगा कि देखो देखो कोई पाकिस्तानी जा रहा है। आपको देखकर सबने कहना यही है कि जी कोई हिंदुस्तानी जा रहा है, ये इस खित्ते की पहचान है। तो दिखते हम एक जैसे हैं, तो जो बड़ा मुल्क है उसी से ही आपको रिलेट किया जाएगा। हाँ, 78 ईयर्स हुए हैं पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन उससे हमारा जो DNA है और जिस तरह से हम दिखते हैं वो तो चेंज नहीं होता। अब उनका ये कहना था कि नहीं 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 जी, दो कौमी नज़रिया इसीलिए था और हम दो अलग अलग कौमें हैं। तो मैंने कहा, दिलीप साहब को निशाने इम्तियाज़ क्यों दिया फिर आपने? आपके क्या लगते हैं वो तो हिंदुस्तान के एक एक्टर हैं। आपका अगर हमसे कोई लेना देना ही नहीं है तो दिलीप साहब को निशाने इम्तियाज़ देने की क्या ज़रूरत थी? अब इस बात का जवाब उनके पास था नहीं, उसको जवाब दे हो भी नहीं सकता। दिलीप साहब जितने हिंदुस्तान के हैं उतने ही पाकिस्तान के हैं। जितनी मोहब्बत उनसे हिंदुस्तान में की गई उससे कहीं ज़्यादा शायद पाकिस्तान के लोग करते हैं। तो बस क्या कहें जी, अब ऐसे लोग हैं, दे स्टक इन टाइम। और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देना चाहिए। अब नौजवान नस्ल को आगे आना चाहिए, उन्हें खुलकर इस बात का इजहार करना चाहिए कि यार देयर इज़ नो हार्म, आई एम अ पाकिस्तानी बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो अ साउथ एशियन। मैं इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक शहरी हूँ, तो इट्स ओके। यू कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज़ इफ़ यू कैन हैव मल्टीपल पासपोर्ट्स and you can be an Australian and a Pakistani at the same time, an American and a Pakistani. Why not associate yourself with India too? हम में से क्या बुराई है भाई, आप जैसे ही लोग हैं। अच्छा, जावेद जब्बार के साथ भी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सचेंज हुई थी और वो एक्सप्लेन करती है पाकिस्तानी साइकी को एक तरह से। जी, वो एक
बड़ा एक दिलचस्प किस्म का हमारा टाकरा हुआ. मैंने सोचा नहीं था कि उस तरह से होगा. द थिंग इज़ कि I actually remember that day very clearly. So it was 13th of December 2018. We met over a brunch in Karachi. And Javed Saab came on the table and he said, "Oh, today is a wonderful day. BJP has lost elections in the 3 key states of India." So I said, "Javed Saab, you seem to be very happy about the fact that BJP has lost the election. May I know what is the reason behind this happiness?" Arvind, BJP is a communal party. We would prefer India to be governed by a secular party like Congress. So I said, "Javed Sahab, about whom are you particularly worried about if BJP comes into power?" And his response was, "Oh, I'm worried about all the minorities of India." I said, "Javed Sahab, perhaps you can be a little honest. Are you worried about the Indian Muslims particularly?" He said, "Oh, yes, I am worried about the Indian Muslims." To which I replied, "Javed Sahab, equally, I'm also worried about the minorities of Pakistan. Wouldn't it be great if Pakistan too were to be a secular country and governed by a secular party?" He said, No, we are an Islamic nation." I said, "How convenient, Javed Sahab. How convenient. आपने तो एक सेकंड नहीं लगाया ये जताने में that you are an Islamic nation. Well, guess what? The majority community of India is simply not interested in this notion of one-sided secularism. When the minority itself considers secularism, quote unquote, as a gali, A dirty word. a dirty word, I'll say a gali. It is a gali. Everyone understands here and around in India and Pakistan. It is considered, it is frowned upon. So I said, perhaps we need to rethink our strategy. You can't expect India to be secular. Although I would like not just India, but the entire world to be secular. Democracy cannot function without, secularism. वो एक माँ की तरह है जिसके लिए उसके तमाम बच्चे बराबर हैं. आप ये फ़र्क नहीं आप जो हैं कर सकते हैं कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये कोई सिख है, ईसाई है. उसके लिए उसके तमाम बच्चे बराबर हैं. अगर आप हिंदुस्तान को एक सेकुलर रियासत के तौर पे देखना चाहते हैं तो बहुत सारे हिंदुस्तानी भी हैं जो आपको भी वैसे ही देखना चाहते हैं. और ये अलमिया जो है ये मेरे ख्याल से अब इतना कॉमन हो चुका है कि लोग समझते भी नहीं कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है. इस पर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मैं हज़ारों से मिला हूँ. मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे अच्छी लगती है इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ आप रहते हैं. वो कहते हैं जी हमें यहाँ का सेकुलरिज्म, यहाँ के इक्वल राइट्स, जिस तरह से हमें यहाँ पे बराबरी के जो है मौके दिए जाते हैं, वो सब हमें बड़ा फैसिनेट करते हैं. तो मैंने कहा कि ओके, हाउ अबाउट पाकिस्तान भी अगर सेकुलर हो तो. अब उस बात का जो जवाब है वो उनके पास कहते हैं नो, पाकिस्तान इस्लामिक चाहिए. क्यों भाई, क्यों चाहिए पाकिस्तान इस्लामिक? आप ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर इस्लामिक है तो फिर आप रहें. अब जैसे कोई, मैं अपने बारे में बात कहूँ, कोई अगर मुझे कहे कि इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वेल फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ. इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री. इंसान की ज़िंदगी में कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होने चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज़ पैक माई बैग्स एंड गो टू इंडिया एंड देन वर्क फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू मेक इंडिया अ हिंदू राष्ट्र. ये इतनी सी बात शायद पता नहीं समझ क्यों नहीं पाते लोग. अच्छा, सेकुलरिज्म तो है ही माइनॉरिटी के दिफा के लिए. अगर मैं न्यूजीलैंड के अंदर बैठ के सेकुलरिज्म को गाली दूंगा तो मुझे क्या हक है? मुझे वहाँ के जो सो कॉल्ड क्रिश्चियंस हैं, वाइट लोग हैं, उनके तो वो व्हाट इफ दे से टुमारो दैट ओके विल बी अ क्रिश्चियन स्टेट, देन व्हाट? सो स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट्स तो होते ही सेकुलर हैं. आपको याद है कि हम एक ऑनलाइन डिस्कशन में इकट्ठे थे, तो उसमें भी जावेद जब्बार साहब ने कुछ इसी तरह की बातें की. कहते हैं जी कि पाकिस्तान में लोग फंडामेंटलिस्ट पार्टियों को, रिलीजियस पार्टियों को वोट नहीं देते. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट आपने बड़ा वीक दिया है. हमने तो 80 साल पहले ये नारा लगा दिया था
मुस्लिम लीग ने जो नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया उसका निकाह टूट जाएगा, तो ये नारे तो हमने 80 साल पहले लगाए थे। आप ये कह रहे हैं कि हम कभी वोट नहीं देते मुस्लिम पार्टियों को या रिलीजियस पार्टियों को या फंडामेंटलिस्ट पार्टियों को। वेल, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत ये पार्टीज़ हैं वो तो एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पार्टीज़ उस दायरे से बाहर कैसे हो सकती हैं? कौन सी ऐसी पार्टी है मसलन यहाँ पे जिसको आप कह सकते हैं कि ये सेकुलर पार्टी है? क्या उनके जो कायद हैं वो ये कह सकते हैं बबांगे दोहल कि हाँ, हम सेकुलरिज्म के दिफा में खड़े हैं एंड वी कंसिडर आवरसेल्व्स अ सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी? आई डोंट थिंक सो। इंडिया के अंदर कम से कम एक आंख की शर्म है अब तक। दे डोंट से भारतीय हिंदू पार्टी, इट इज़ भारतीय जनता पार्टी। जनता मीन्स आवाम, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल इक्विवेलेंट है। और उनके मंशूर में भी ऐसा सच कोई बात है नहीं, कोई आई हैव नेवर रेड एनीथिंग। अगर कोई प्लीज़ मुझे दिखाए कोई हिंदू राष्ट्र की, हाँ वो बात करते रहते हैं यहाँ वहाँ, ये ज़रूर है, ये मैंने ज़रूर सुना है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आई टेक इमेंस प्राइड इन इट, वो सबको इक्वल सिटीजनशिप का मौका देता है। बहुत सारे लोगों को जो है इस बात पे शायद जान के हैरानी हो कि जिस प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में आप ये कहते हैं कि जी वो मुस्लिम्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, सो आप अगर जाके प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप देखें कि उनका जो डाटा है अगर आप वो देखें तो ऑलमोस्ट क्लोज टू आई थिंक 70% स्कॉलरशिप्स मुस्लिम्स को मिलती हैं। मैं नहीं समझता कि इस बात को यहाँ पे इतना कोई हाईलाइट किया गया इस मुल्क में। हाँ ठीक है, एक डाउन साइड ज़रूर है, लेकिन देखें जी सोशल साइंसेज में अरशद महमूद साहब बैठे हैं, मुझे कोट करना पड़ेगा इनको, यही कहते होते हैं मुझे कि अरविंद 2 + 2 4 नहीं होते हैं सोशल साइंसेज में। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक लंबे अरसे तक हम जो हैं सियासत करते रहें मज़हब की और सामने से रिएक्शन ना आए। तो आगे बात होती है, आई एम श्योर किसी न किसी के पास सवाल होगा, उस पर बात हो जाएगी। जी, उसमें एक मसला हमारा ये भी है कि हम 25 करोड़ का मुल्क है। मैं कई दफ़ा अपने शो में भी ये बात कर चुका हूँ कि एक एकेडमिक एक्सपर्ट हमारे पास नहीं है इंडिया का। हमारे एक टीवी शो में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हारून रशीद, वो कह रहे थे कि जी इंडिया की 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। तो उनके जो साथी थे ना, उन्होंने बड़ा डरते डरते कहा सर 40 ज़िले होंगे। कहते नहीं नहीं, मेरा होमवर्क इतना भी ख़राब नहीं है। और उस वक्त 29 स्टेट्स थी इंडिया में, 28 हैं, अब 28 हैं। कश्मीर की जो है उन्होंने स्टेट का ख़त्म किया। तो अब मेरा ख्याल हम ओपन करते हैं जी। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई योर सेल्फ, और जब माइक आपके पास आ जाए तो ब्रीफ क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज़। So welcome to Pakistan. Sir, I would like to say that I would have loved to hear that this mentality, the people we have talked about recently, this is on the same side, matlab, not only here, but there as well. And the second thing, it is emotionally understandable for a person like me or everyone sitting here who is like a bit intellectually aware of things. But what about the people who are not very much aware and like they जो गाँव के लोग हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, how would they understand that we should live peacefully? Like what would be the reality based strategy to achieve peace rather than these emotional statements? इससे पहले भी आप कुछ कह रहे थे, if you could say that Yes, as well. exactly. Like I was saying that it is not from One your- side. Exactly. Like it felt like that this is mostly on Pakistan, but it is also on the same side. On that side, there are also issues. But like the Champions Trophy happening, Okay. it's like the political things, everything, and even Indian lectures are not available for Pakistani students. If we want to access Indian lectures, we have to use VPN and these kind of things. So Sorry, I'm failing to understand your question. So what you're saying is that Pakistan is not to be blamed on its own. Indians are also equally responsible for spreading this hatred. Am I Exactly. understanding you right? Exactly. Like it's from the same both sides, Okay. not only from Pakistan. Yeah. Well, let me tell you, I don't think the majority of Indians or Pakistanis hate each other. Your perceptions are truly based on the mainstream media on both sides, maybe some newspapers,
or maybe you watch certain individuals who are propagating hatred on both sides. The common man in India or Pakistan is struggling to make the ends meet. They are struggling for their bread and butter. Nobody has that much time. And let's face facts. I've been here for almost a week now. I've met with countless Pakistanis, not encountered a single person so far who hates India. एक छोटा सा एग्जाम्पल उर्दू में दे दूं ताकि बात थोड़ी दूर तक चली जाए. यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए बेरा इंटरचेंज पे I wanted to try KFC just to see the difference, you know, between here and the KFC in India and in New Zealand and some other places. So I was looking at the menu. मैं जब मेन्यू को देख रहा था तो वो जो शख्स जो था काउंटर पे वो मुझे देख रहा है कि भाई इतना छोटा सा मेन्यू है, देखने वाला क्या है, ये बंदा यहाँ का नहीं लगता है, ही इज़ नॉट फ्रॉम हेयर. सो उसने मुझसे पूछा, सर क्या देख रहे हैं, आपको आप लगता है पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पे. मैंने कहा हाँ जी पहली दफ़ा आया हूँ. तो कहते हैं यहाँ के तो नहीं है, फिर आपको तो पता होना चाहिए था हमारे मेन्यू में क्या है, लोग इतना टाइम नहीं लगाते हैं. तो मैंने कहा मुझे नहीं पता. तो कहते हैं अच्छा तो आप फिर इंडिया से आए हैं. तो मैंने कहा आपको कैसे पता. वो कहते जी हाँ ये ज़बान तो फिर यहाँ कोई नहीं बोलता, इधर चीन है, पीछे अफ़गानिस्तान, इस साइड में ईरान. मैंने कहा जी मैं इंडिया से आया हूँ. सो हिज रिस्पॉन्स वॉज आप बैठें प्लीज़, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपके लिए जो भी अच्छा है यहाँ पे सारा लेकर आते हैं. तो ये है वो मेंटेलिटी कॉमन मासेस की. मिठू नाम का एक शख्स मुझे मिला, किसान है यहाँ पे, मैं जिनके यहाँ पे रुका हुआ था लाहौर में, उनके खेतों में काम करता है. तो मैंने पूछा मिठू कैसी गुजर रही है, खेती बाड़ी कैसी है. तो उसने कहा बहुत मुश्किल है सर, डीएपी जो खाद है 14,000 की हो गई है. मेरा रिस्पॉन्स था कि हमारे यहाँ तो 1,350 रुपये का बैग मिलता है, अगर आप करेंसी का जो डिफरेंस है वो भी ले लें तो 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 14,000. तो सर मसला जो है वो मिठू जैसे लोगों का है, मसला रोजी रोटी का है. मसला जो है वो नहीं है जो आप और मैं 24 घंटे मीडिया में या कहीं और देख रहे हैं. मसला वो है गरीब आदमी का. अब आप देख लें, आप में से अगर कोई नफरत करने वाला हो मुझसे तो हाथ खड़ा करे जी, मेरा नहीं ख्याल कोई मिलेगा. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान गए हैं तो बहुत आपको मोहब्बत मिली. हाँ मैं ये भी कह दूं कि ऐसे लोग हैं, लेकिन इंसान की जो अप्रोच है वो बड़ी सिंपल होनी चाहिए. आप अच्छे हैं तो जग अच्छा है. थैंक यू. Sir, can I ask another question? Like just a short question that I would like to ask, like for everyone who's watching, like why would you believe that if partition wouldn't have happened, things would have gone nicely? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वेल देखें, मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी ऑन बिहाफ ऑफ सो मेनी पीपल. मेरी ज़ाती राय हो सकती है, इट इज़ पर्सनली यू नो मे बी एन इमोशनल थिंग फॉर मी कि मैं ये कहूँ कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी. लेकिन ये तो जी आखिर कौम के जो बड़े हैं उनका फैसला था. मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान बन गया है, इट इज़ अ रियलिटी. लेट्स फेस फैक्ट्स. ग्लोबल मैप पे है, इट हैज़ बीन देयर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. और शायद आप सबको सुनने में अच्छा लगे, मालिक कायनात पाकिस्तान को भाग लगाए. मैं तो यही चाहूँगा. ठीक है जी. तो मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए था. हाँ जिस तरह से हुआ वो नहीं होना चाहिए था. घर में लोग अलायदगी इख्तियार करते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम कत्लो गारत करके और अपने अपने रास्ते पे जाएं, वो ठीक नहीं था. बाकी ये है कि मॉडर्न नेशन स्टेट्स में से नई नई स्टेट्स रोज़ बनते हुए हम देख रहे हैं. तो जो बात मैंने पहले कही कि कल्चरल सेंस में पार्टीशन को अंडू करने की ज़रूरत है, नॉट इन द पॉलिटिकल सेंस, इन सोशल सेंस, इन इकोनॉमिक सेंस. कि अगर हमारे यहाँ से सब्जियाँ सस्ती मिल रही हैं आपको, तो भाई उनको दुबई से ला के और फिर आप यहाँ पे वही चीज़ इतनी महंगी हो जाती है. वो एंड यूज़र जो है उसके बारे में ख्याल रखें. वो एक गरीब तरीन शख्स है जो चीज़ आपको 25 रुपए में मिल सकती है उसके आप 150 रुपये क्यों दें. इतनी सेंसेस, इतनी उम्मीद रखना अपने हुक्मरानों से, इज दैट टू मच? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. तो ट्रेड होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्शंस होने चाहिए, वीज़ा पॉलिसी थोड़ी रिलैक्स हो. साख हमारे दरमियान एक बहुत अच्छा मॉडल है.
इस रीजन की प्रॉस्पेरिटी उसी में लाई करती है। हमने हाईजैक किया हुआ है इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी ने उस पूरे फोरम को। सो वी आर सेल्स आर टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मेरे ख्याल से यहाँ बैठ के अगर मैं अपना क्रिटिकल एनालिसिस करूँ एज एन इंडियन तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मोर देन द पाकिस्तानीज। हम अपनी बात करें, हमारे अंदर कोई कोताही है तो उसको दूर करें, आप अपनी तरफ देखें। एक दूसरे पर तो कीचड़ उछालने के लिए सियासतदान ही बहुत हैं। जी अच्छा, पार्टीशन पे मैं अगर थोड़ा सा ऐड करूं, पहले ये था कि जी पाकिस्तानी ये कहते थे जी हमने हिंदुओं से भी लड़के आज़ादी ली और अंग्रेज़ों से भी लड़के ली। अब जो है एक ऐसी स्ट्रेन पैदा हो गई है, आयशा जलाल जिसकी बड़ी चैंपियन है, कि जी जिन्ना साहब तो पार्टीशन चाहते ही नहीं थे, वो तो नेहरू ने पार्टीशन इम्पोज की, वो पटेल ने की। तो एक ये भी है, बहुत सारे लोग फेसबुक पे मुझे ये कहते हैं कि जिन्ना साहब ने तो कैबिनेट मिशन प्लान मान लिया था। ये अलग बात कि किस तरह माना था, उसमें मानते वक्त भी ये कह दिया था कि पाकिस्तान रिमेन्स आवर अनअल्टरेबल गोल। एब्सोल्युटली। तो ये भी है, और फिर ये भी चीज़ है कि पटेल एक्चुअली प्रिवेल्ड ऑन गांधी एंड नेहरू कि जी पार्टीशन जो है ना ज़रूरी है अब, और ये जो सेपरेटिज्म का जरासीम है, जो जर्म्स हैं, वो इतने फैल गए हैं मुसलमानों में, अब अगर हम इनको इकट्ठा रखेंगे तो ये नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली सरदार शौकत हयात हिमसेल्फ टोल्ड मी। जी 14 जून 1947 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सेशन जो है उसमें सरदार पटेल का जो एड्रेस है वो बड़ा नोट करने वाला है। वो आई डोंट रिमेंबर द एंटायर, मैं यहाँ पे पढ़ के सुना सकता था, बट उस ऑल एंड ऑल वो यही कहते हैं कि मेरे जो 9 महीने रहे हैं ऑफिस में उसमें मैं इतना मुतमईन हो चुका हूँ कि मुस्लिम लीग के लिए जो मुस्लिम ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम टॉप टू द बॉटम वो सारे काम कर रहे हैं। और लेट्स फेस फैक्ट्स कि एक पाकिस्तान हमारे दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है पंजाब और बंगाल में। सो हमें चाहिए कि हम इस पार्टीशन को एक्सेप्ट करें एंड वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑलमोस्ट 75% इंडिया एंड द मुस्लिम लीग विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट। अलॉन्ग दीज लाइन्स उन्होंने बात की थी। तो हाँ ठीक है, हो गया। मेरे ख्याल से अब हमें इस हिस्ट्री में अब नए रेफरेंस पॉइंट्स ढूंढने की ज़रूरत है। आई थिंक पार्टीशन, सब्सिक्वेंट जो वॉर्स हुए हैं, उसके बाद जो कुछ हुआ है, फिर अभी रिसेंट टाइम्स में 5 अगस्त 2019, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। हमें नए रेफरेंस पॉइंट्स लाने होंगे, तभी शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। नैरेटिव आप जैसे लोगों, अगर लोग जो हैं इस मुल्क में, एक चीज़ मैंने और देखी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई वर्ड्स यूज़ होते हैं तो इधर पढ़े लिखे लोग कहते हैं नैरेटिव। हर कोई मुझसे पूछ रहा है आपका नैरेटिव क्या है, आपका बयानिया क्या है। तो ये बयानिया और नैरेटिव के अंदर ही पूरी कौम फंसी पड़ी है। तो वो आप ही ने सेट करना है कि अब आपका बयानिया क्या होना चाहिए। इंडिया ने जो किया सो किया। एक थोड़ी सी वो इकबाल ने जो बात कही थी कि जी कि इस खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन लें। तो बात ये है सर कि 5 अगस्त 2019 को एक जो कुछ भी हमने एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 की शक्ल में, आपकी मिलिट्री क़यादत का एक बयान है उस पर कि हमने तो कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या आर्टिकल 370 को माना ही नहीं, मेक्स नो डिफरेंस टू अस। लेकिन सिविलियन जो आपकी क़यादत है वो कह रही है कि जब तक आप उस पर वापस नहीं जाते तब तक हमारे दरमियान कुछ आगे हो नहीं सकता। तो इससे होता ये है कि एक क्लैरिटी नहीं मिलती एज अ स्टेट, हम किसको देखें, किसकी तरफ देखें कि कौन क्या कह रहा है। और अपने आप को बंद गली में नहीं धकेलना चाहिए। वन शुड लीव सम रूम फॉर सम सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशन, ताकि वहाँ से कोई बात हो। अब देखें जो 1949 में भी कराची एग्रीमेंट हुआ था, आपने भी तो वो तशख्खुस है कश्मीर का, वो चेंज कर दिया था कराची एग्रीमेंट में, जब जीबी और आपकी तरफ का जो कश्मीर है वो अलायदगी उसमें हुई, तो इंडिया ने कर दिया अपनी तरफ। फैक्ट रिमेन्स कि वो हिस्सा इंडिया के पास रहा है और ये हिस्सा आपके पास रहा है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े इश्यूज हैं ये बड़े लोगों पे छोड़ दें। हमारे जैसे लोगों को ये देखना चाहिए कि आम आवाम का मुफाद जिस चीज़ में है उस पर बात की जाए। शुक्रिया। वेलकम टू पाकिस्तान अरविंद साहब। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इसको हम थोड़ा सा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे भी दोनों साइड के, बल्कि मैं इसको बांग्लादेश को भी शामिल करूँगा, वो बहुत ज़्यादा सतही अंदाज से क्या चीज़ों को नहीं देखते। क्या हमें डेटा को उठा के नहीं देखना चाहिए कि 1757 की जंग प्लासी में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ थे,
ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ लड़े वो। 1857 की वॉर में क्या हिंदुओं और मुसलमान क्या साथ नहीं थे? ठीक है, फिर उसके बाद भी जो तहरीकें चलती रहीं, मतलब हम आपके जो हीरोज़ हैं, हमारे भी जो हीरोज़ हैं, उसमें सिख भी थे, उसमें हिंदूज़ भी बहुत सारे हैं। ये मेरा जहाँ तक मैंने स्टडी किया है और मैं समझता हूँ कि ये कोई 85-90 साल पहले जाके नैरेटिव 1940 के बाद जाके ही हुआ है। बल्कि उसके बाद भी आप देखें, सुभाष चंद्र बोस मुसलमानों का भी उतना ही बड़ा लीडर था। वो जो उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, उसमें मज़हब का तो नैरेटिव बहुत बाद में शामिल हुआ है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये ब्रिटिश जो एक उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, ये पूरा मैप उन्होंने पहले से बना दिया था। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो हारे हैं ना, उनको अंदाज़ा हो गया कि अब हम इसको नहीं चला सकते हैं, इतने बड़ी कंट्रीज को अब नहीं रख सकते हैं। तो उन्होंने पूरा इसी तरह से मैप डिज़ाइन किया कि इसको हम डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हिस्ट्री है, इतने साल से ये लोग साथ रहे हैं, आगे जाके ये यूरोप को एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका इसमें ब्रिटिश जो है उसको आप कितना इसमें उनका क्या रोल समझते हैं आज के मैप को और आज की सारी चीज़ों को देखते हुए? थैंक यू। मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने अपनी किताब में दे दिया है कि जो नेगोशिएशंस हुई हैं और पाकिस्तान को बनाते वक्त, और क्या वो रीज़न्स थे कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया। बेहतर होगा कि आपके यहाँ पे सामने डॉक्टर परवेज़ हूद भाई बैठे हैं, आप इन्हें ही दावत दें और इनके मुंह से अगर ये सुने, सो आई एम श्योर ये आपको एक ऐसा स्केच बना के देंगे कि जो आपके जहन में हमेशा फिट हो जाएगा। तो वो रीच में हैं, तो ये मेरा डॉक्टर देखें जी, वो आप अच्छा ये चाह रहे हैं कि मुझे इसके बाद फ़ौरन यहाँ से पैक करके इंडिया भेजा जाए, हैं? तो अगर देखें जी पाकिस्तान क्यों बनाया गया, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप पढ़ लें, उसके बाद में जो कुछ हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, एक थ्रेट तो था यहाँ पे कम्युनिज्म को स्प्रेड होने का, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान के लिए, वेल मेरा थीसिस नहीं है, लेट मी जस्ट fire this shot over Dr. Ishtiaq Ahmed's shoulder and probably some of the other intellectuals who are sitting here. So ये आपके अपने जो historians हैं, intellectuals हैं, ये उनका thesis है कि पाकिस्तान को कम्युनिज्म की स्प्रेड रोकने के लिए बनाया गया। इधर चीन था, उधर सोवियत यूनियन था, वो आज नहीं तो कल ये हमारे वार्म वाटर्स में उन्होंने आना था। तो उसके 20 साल बाद देख लें क्या कुछ हुआ है अफगानिस्तान में, सब्सिक्वेंटली क्या कुछ होता आया है। सो पाकिस्तान हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in that frontline state, जिस जी जी तो वो ब्रिटिश पॉलिसी अमेरिकन पॉलिसी ही है। ये इसी की मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जब आगे थोड़ा देखते हैं 50s में जाके, व्हाट हैपेंड टू कोरिया, देन व्हाट हैपेंड इन 60s इन वियतनाम। तो मैं समझ गया आप मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं, नहीं, ये बताएं। मेरा ख्याल है मौजूद से हट जाएंगे। हाँ जी, हट जाएंगे, बात ये है, सॉरी जी। मेरे नज़दीक तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मैं नहीं समझता हूँ कि बरतानिया की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान बने। हाँ, शायद कुछ लोगों की ख्वाहिश हो वहाँ, लेकिन इट वाज नॉट द मेजर इशू। द मेजर इशू वाज दैट इट वाज द मुस्लिम्स हु वांटेड अ सेपरेट होमलैंड, और जिन्ना साहब का इस पर इसरार था। और वो लोग जो कहते हैं कि जिन्ना साहब एक अलग पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते हैं, पता नहीं वो किस दुनिया में रहते हैं और क्यों वो इतने जो हकायक हैं उससे मुंह मोड़ते हैं। बहरहाल वो एक लंबी बहस है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए ब्लैक होल में, और बड़ी जो अहम बात की आपने कि जब मज़हब और सियासत को नफी किया जाता तो उसके कई असरात निकलते हैं। एक तो हम पाकिस्तान में ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे फौजियों और पुलिस वालों को और आम लोगों को मार रहे हैं वो हिंदू नहीं है, वो हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये वो तहरीक है जिसको पाकिस्तान ने जन्म दिया, जिसके दफातर इमरान खान चाहते थे कि पाकिस्तान के शहर में हो, और आज वो उन्हीं लोगों के दुश्मन बने हुए हैं, उनके गले काट रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान पर मज़हब और सियासत को इकट्ठे करने का एक नतीजा है, और भी बहुत से नताइज हैं। इंडिया में हमने देखा कि जो गुजरात में हुआ
और फिर अब जो राम मंदिर बना, और जो अब हमें जगह जगह नज़र आ रहा है कि मसाजिद को तोड़कर वहाँ मंदिर बनाने की पेशकशें सामने आ रही हैं, तो उधर भी ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन हम इधर से बैठकर उस तरफ ठीक तरह देख नहीं पाते हैं। आप बताएं कि मज़हब और सियासत को नथी करने के असरात वहाँ इस वक्त क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था और आपसे आया है तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। माफ़ करें, थोड़ा जवाब लंबा होगा इसका। मेरा पर्सनल जो इस पूरी जो आपने गुफ्तगू की है, इस पर मेरी जो पर्सनल पोजीशन है, राम मंदिर की आपने बात की, तो एक सेक्युलर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो नहीं होने चाहिए। किसी चीज़ का जो मजहबी तशख़्ख़ुस है वो वही होना चाहिए जो कि 1947 15 अगस्त को था। सो लेट मी जस्ट यूज़ द वर्ड कि बाबरी मस्जिद की शहादत की गई। इसको मैं यहाँ पे बैठ के कहने को तैयार हूँ, हिंदुस्तान में बैठ के कहने को तैयार हूँ। मेरा एक सवाल है पाकिस्तान के अवाम से कि हिंदुस्तान के अंदर तो चलें, हिंदू मुस्लिम एक बड़ी आबादी है, एक बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसके रिएक्शन में पाकिस्तान में न जाने सैकड़ों ऐसे मंदिरों को बुलडोज कर दिया गया, तोड़ दिया गया। वहाँ यहाँ तो लोग ही नहीं थे, यहाँ तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? हिंदुस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अच्छा होता अगर हमारे मुसलमान ये खुद कहते कि इस मुल्क में ये एक बड़ी आबादी हैं, हमारे यहाँ इस्लाम आने से पहले भी यहाँ लोग आबाद थे। ये केस जो है कोई हिंदुस्तान के बनने के बाद का नहीं है, अंग्रेज़ की अदालत से चला आ रहा है, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का। तो इनका भी एक बिलीफ है हिंदूज़ का। तो एक ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसके तहत एक ही राम है, एक ही जगह पैदा हो सकते हैं, तो उन्हें मंदिर दे देना चाहिए था। अगर हम इसी बात को एक ऑपोजिट वे में लें, अगर मैं ये पूछूं कि अगर यही बात पाकिस्तान में होती, किसी एक मस्जिद को लेके और मंदिर का कोई ऐसा कोई इशू होता, तो ना ही तो मामला 30 साल अदालत में होता, ना ही जज साहब ने फैसला देना था, ताबड़तोड़ फैसला सड़क पर हो जाता और उस पर स्टेट भी नथी उसको कर देता। ये भी मुझे कहने में गुरेज नहीं। लेकिन जिस तरह से सारे जो डेवलपमेंट्स हुए बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद, और फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने कहीं ना कहीं हमारी सोशल फैब्रिक को तबाह कर दिया, और इस हद तक तबाह कर दिया कि हम धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे। ये नहीं होना चाहिए था। आई डोंट सपोर्ट दी डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मॉस्क। वो जिस तरह से हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनका भी कोई एक राइट बनता है अपनी कोई रिलीजियस प्लेस को रिक्लेम करने का, जिसको वो आज से नहीं, अंग्रेज़ के ज़माने से नहीं, उससे भी पहले 500 साल से कहते आ रहे हैं कि हमारे मंदिर हुआ करते थे यहाँ पे, जिनको बुलडोज करके उनके ऊपर मसाजिद बनाई गई। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ पर मंदिर मस्जिद शाना बशाना आपको हज़ारों की तादाद में मिलेंगे। खालिद महमूद साहब जो पीसीबी के एक फॉर्मर चेयरमैन हुआ करते थे, अभी मैं 2-4 रोज़ पहले जब लाहौर में था तो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कुरान पाक की तिलावत हुई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आई होप दिस वोंट स्ट्रेन इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, द फैक्ट दैट वी हैव स्टार्टेड द प्रोग्राम विद द होली बुक्स रिसाइटेशन। तो मैंने कहा उनसे कि इस बात का जवाब मैं आपको अभी देता हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने कहा जी, खालिद महमूद साहब ये कह रहे थे कि कुरान पाक की तिलावत से कहीं हमारे ताल्लुकात ख़राब तो नहीं होंगे, आप माइंड तो नहीं करेंगे एज अ हिंदू? तो मैंने कहा खालिद साहब, मैं हिंदुस्तान से आता हूँ, हमारी सुबह अजान से होती है। ये उस मुल्क की अजमत है, उसकी खूबसूरती है कि वहाँ पे किसी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई अजान हो रही है या फिर कोई मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं। हम हज़ारों सालों से ऐसे ही रहते आए थे। और
मैं आगे भी चल के यही कहूँगा आपके सवाल के जवाब में सर कि आई से सर बिकॉज यू आई कंसिडर यू इक्विवेलेंट टू गुरु द्रोणाचार्य। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। एक हाईएस्ट ऑनर है टीचर के लिए। टीचर चाहे पाकिस्तान में रहता हो, इंडिया में रहता हो, उसके स्टूडेंट्स हर जगह पे होते हैं। उन्हीं में से आप एक हैं। आई डोंट सपोर्ट दिस रिलीजियस fanaticism that we are seeing in our society. It's unfortunate. It's unfortunate और हमें कहीं ना कहीं पे ये देखना होगा कि ये मजहबी तासुब हमें कहाँ लेकर जाएगा। इंसान तो वो है जो कि दूसरे इंसानों के साथ में अगर इस तरह का कोई वाक़या गुजरा हो उससे सबक ले। That's what makes us human beings. हमारे सामने पाकिस्तान की एक बहुत जीती जागती मिसाल है कि जब आप मजहबी तासुबात को उभारते हैं तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है। तो एक टेस्ट केस के तौर पे इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए ये तो एक पाकिस्तान मौजूद है, तो हम अगर उस रास्ते पर गामजन हैं तो ये नहीं होना चाहिए। आई डोंट सपोर्ट इट। पर मैं ये भी यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ लोगों को कि जब इस्लाम के नाम पर आप पाकिस्तान बना रहे थे उस वक्त यही हिंदू जो आज जिसके बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, आपने जिसकी निशानदेही की, और यही हिंदू सोसाइटी, एक मेजॉरिटी हिंदू सोसाइटी, हम कहाँ खड़े थे? हमारे लीडर कौन थे? क्या हम किसी आरएसएस के पीछे थे या हिंदू महासभा के पीछे थे? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम सेक्युलर कांग्रेस के पीछे थे। हमारे लीडर गांधी, नेहरू, आज़ाद, पटेल थे। हमारी किताबों में कभी 65-71 के बारे में बताया नहीं गया। शायद यही वजह है कि मेरे क्लास में पढ़ने वाले मेरे दोस्त मकसूद या अयूब को मैंने कभी शक की नज़र से नहीं देखा, क्योंकि अगर वो चीज़ें पढ़ाई गई होती तो मैं कहता अच्छा तो एक, और वो भी अयूब था। ये बच्चों के जहन पे बड़ा असर पड़ता है इस बात का। हमें ये चीज़ें कभी नहीं पढ़ाई गई। हमारे यहाँ कोई मुतालिया पाकिस्तान नहीं है। लेकिन एक सच ज़रूर है कि इन 60 सालों के अंदर, आज़ादी के बाद भी, हम उसी सेक्युलर कांग्रेस के पीछे रहे, उसी को हमने वोट दिया, उन्हीं को हम बार बार लेकर आए। फिर क्या हुआ ऐसा कि आज हम जो हैं, आप में से ज़्यादातर लोगों का शिकवा है कि जी इंडिया जो है एक हिंदू पॉलिटिकल पार्टी को वोट डाल रहा है, बीजेपी को। कुछ तो वजह होगी कि जो लोग आज़ादी के 60 साल बाद भी एक सेक्युलर कांग्रेस के पीछे खड़े थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बीजेपी को वोट देना पड़ा? ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाता हूँ। वक्त की अगर किल्लत ना होती तो मैं इसका एक बड़ा डिटेल्ड यहाँ पे जवाब दे सकता था। अगर ब्रीफली कहूँ तो हमारे ऊपर जो जंगें मुसल्लत की गई, उसके बाद जो दहशतगर्दी यहाँ पे हुई, उसके बाद शाहबानों का एक केस आया। शाहबानों के केस में एक बूढ़ी खातून को जब उसके शौहर ने ट्रिपल तलाक दिया तो वो शरिया अदालत में गई, तो शरिया अदालत ने उसको माहाना का जो उसका खर्चा है मेंटेनेंस का, वो देने से मना कर दिया। उसके बाद ये मामला हमारे सिविल कोर्ट्स में चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्लामिक जो उलेमा थे उनसे रहनुमाई हासिल करते हुए और पाकिस्तान की भी मिसाल दी अपने जजमेंट में कि ये तो पाकिस्तान के अंदर भी इलीगल है। उन्होंने उसको बिल्कुल खारिज कर दिया और उस औरत को मेंटेनेंस का हक दिया। जिस बात के ऊपर हमारे मुल्क में बेशुमार जो मजहबी पेशवा थे उन्होंने मिलकर जॉइंट फतवा दिया, उस वक्त उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। इस्लाम तो कहता है कि आप मेंटेनेंस दें, अब मैं नहीं जानता कि वो कौन से इस्लाम को फॉलो करते थे। तो फिर उसके रिएक्शन में जो फोर्स किया गया राजीव गांधी गवर्नमेंट को, और राजीव गांधी की गवर्नमेंट लेट गई मुस्लिम क्लर्जी के सामने, मुस्लिम लीडरशिप के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ वो बिल लेकर आए, ट्रिपल तलाक को रीइंस्टेट किया। तो ये चीज़ें जो मेजॉरिटी सोसाइटी हैं वो नोटिस करती हैं कि हम ही ये बोझ क्यों उठा रहे हैं सेकुलरिज्म का, हम ही को बार बार इस तरह से क्यों किया जाता है, मुस्लिम्स को अकोमोडेट इस तरह से क्यों किया जाता है। क्या ये लॉ से ऊपर हो गए हैं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं? फिर ये है कि आज़ादी के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, इट टुक अस ऑलमोस्ट 3 to 4 years कन्विंस करने में मुस्लिम्स को कि आए आप भी कॉमन लॉ का हिस्सा बने। हमारे बड़ों ने मनुस्मृति को पीछे छोड़ के कॉमन लॉ को अडॉप्ट किया। क्रिश्चियंस ने किया, सिख्स ने किया, नहीं किया किसी ने तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नहीं किया। आज भी 1937 का पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो हमारे यहाँ चलता है।
तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये चीज़ लिख दी कि ठीक है आज नहीं तो कल हम ये करेंगे, उस तरफ जाएंगे। अब उससे एक कोई कहेगा जी नहीं होना चाहिए था। पर्सनली मेरी राय ये है कि पंडित नेहरू डिड द राइट थिंग। वो एक अच्छा फैसला था, एक हीलिंग टच देने की उन्होंने कोशिश की मुसलमानों को। वो दो मुल्कों में बिखर गए और बहुत कम मुल्क होंगे जो इस तरह से अकोमोडेट करते हो, बट ही डिड, ये उनकी अजमत है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसने हमारे सोशल फैब्रिक को तबाह कर दिया। थोड़ी सी बात लंबी हो गई है मगर ये बताना ज़रूरी है ताकि आप इस पे अपनी रिसर्च करें। मैं जो भी कहूँ आप उसको गॉस्पल ट्रूथ समझ के अडॉप्ट ना कर लें। गो एंड डू योर ओन रिसर्च। आज के ज़माने में आपके पास एक मोबाइल फ़ोन तो हर किसी के पास है और गूगल पे इंडिया की इजारादारी नहीं है, आप जाके रिसर्च कर सकते हैं अपनी खुद। तो धीरे धीरे अब ये है कि हम सब के लिए बाकी सिविल लॉज सेम हैं, सारे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं। मुस्लिम्स का एक अलग सिविल कोड है, हाँ क्रिमिनल लॉ जो है वो सबके लिए बराबर है। मौलाना अरशद मदनी साहब से सवाल पूछा गया अभी 2 साल पहले कि मौलाना साहब आपका क्या कहना है कि ऐसा क्यों है कि अब इस्लाम में जो शरिया का कॉन्सेप्ट है वो तो मुकम्मल है, उसमें पिक एंड चूज़ की गुंजाइश नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सिविल मैटर्स में हमें शरिया चाहिए और क्रिमिनल मैटर्स में हमें इंडियन पिनल कोड चाहिए। तो उनका जवाब ये था कि जी हमें तो अगर आप मुकम्मल शरीयत देते हैं तो हम उसको वेलकम करेंगे। तो मैंने कहा मगर आपकी तंजीम तो कहती है हम सेकुलरिज्म के दिफा में अपनी जान दे देंगे, उसका क्या हुआ? जो आपके बड़ों का बयानिया है 100 साल से चला आ रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं जिनके वो शिकार हैं, तो वो धीरे धीरे और फिर जब देखें जी यहाँ से लाखों की तादाद में करोड़ों में लोग गए बाहर काम करने के लिए अरब मुल्कों में, वहाँ से जो वो इस्लाम की शक्ल लेकर आए। हिंदुस्तानी इस्लाम बड़ा मुख्तलिफ रहा है दुनिया भर के इस्लाम से। हमारे यहाँ पे ये था कि हमने कल्चरल तौर पे वी वर मोर ऑफ पीपल ऑफ द लैंड, बट एट द सेम टाइम इस्लाम वाज आल्सो हेयर। लेकिन फिर वो जो आके उन्होंने जो इम्पोज किया कि अब बेटी जो है वो बेटे के साथ कमरे में, पहले तो थक के बच्चे एक ही कमरे में सो जाया करते थे, उन्होंने कहा नहीं 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 ये वहाँ नहीं होता और वही प्योर इस्लाम है, तो वो अलग हो गए। आपने जो है रमज़ान हो गया, मुबारक मबरूक हो गया, और न जाने ऐसी ऐसी नई नई टर्मिनोलॉजी आने लगी, खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ हो गया। तो फिर धीरे धीरे मुआशरे में वो कटते चले गए हमसे। किसी ने कहा जब फंडिंग हो रही थी सऊदी अरेबिया से, इधर ईरान से आ रही थी, तो हमारे दीनी मदारस हों या हमारी जो मसाजिद हों, वहाँ पे यही कुछ सिखाया गया कि इनके हाथ का लड्डू ना खाना, वरना जो है ये आपके लिए आपके मज़हबी एतबार से ठीक नहीं होगा। इनकी शादियों में ये ना करना वो ना करना। वो कटते चले गए। लेकिन जो एजुकेटेड था मुस्लिम वो जानता था कि उसने कैसे सरवाइव करना है। मगर सोसाइटी पे ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो आपका गरीब तरीन तबका होता है उस पर सबसे ज़्यादा असर होता है उसका, तो वो उसने बड़ा डैमेज किया है हमारे सोशल फैब्रिक को। तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इट्स अबाउट टाइम हम कोई रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करें। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि सेकुलरिज्म वन साइडेड नहीं होना चाहिए। आई पर्सनली फील इफ़ सेकुलरिज्म इज़ गुड इट नीड्स टू बी गुड फॉर द एंटायर सिविल सोसाइटी। ये नहीं कि जी वो हिंदुओं के लिए अच्छा है हमारे लिए बुरा है, वो वागा तक आए तो वहाँ तक ठीक है, यहाँ वो एक डर्टी वर्ड है। ये कॉन्ट्रडिक्शंस तो दूर करने होंगे। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से तो आप लोग बात करें बेहतर है, मगर हिंदू नेशनलिज्म के जो राइज के फैक्टर्स हैं, अगर हमारी सिविल सोसाइटी में हमारे मुसलमानों को ख़ास तौर से अगर उन्होंने उसको स्टडी किया होता तो बात शायद इतनी आगे नहीं आती। लेकिन देखें जी, एक रिएक्शन शायद मेरे जैसा शख्स ना दे, जो कि जिसको थोड़ा एक्सपोजर है, पढ़ा लिखा है, एक आम आदमी इन चीज़ों को नहीं समझता और पॉलिटिशियंस उसी को एक्सप्लॉइट करते हैं। दिस इज़ द वे इट हैपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिएक्शन तो देर सवेर हमारे जैसे मुआशरों में उभारना सियासतदानों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बात थोड़ी लंबी होगी, बट दिस इज व्हाट इट इज सर। मेरी आदत है दिल खोल के बात करो, जो भी करो। मैं तो चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं वैसा ही हो। मेरी भी ख्वाहिश यही हो, मेरे जैसे जो लोग हैं उनकी भी यही ख्वाहिश है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ में रूटेड है भी या नहीं। अब अमन कोई बाजार में होता तो मैं खरीद के ले आता, सब में बांट देता। अच्छा, लेकिन अरविंद, ये एक हकीकत है कि इंडिया में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, फिक्री तब्दीली आई है।
जो सलूक अब महात्मा गांधी के साथ किया जा रहा है इंडिया में, मुझे तो जाती तौर पर ये वो देखकर बहुत तकलीफ होती है। वो किस चीज की अलामत है? एक और अच्छा सवाल है सर आपका। महात्मा गांधी के साथ इतना नहीं हो रहा जितना पंडित नेहरू के साथ हो रहा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मेरी ही नहीं, इट इज़ अ शेयर्ड ओपिनियन ऑफ मैनी अदर्स। गांधी जी पे कोई बात नहीं होती। आप स्पीचेस उठा के देखें, मोदी साहब की हों या किसी की हों, पंडित नेहरू पे होता है ज़्यादा क्रिटिसिज्म। महात्मा गांधी के बारे में मैंने आज तक एक लफ्ज़ नहीं सुना है बीजेपी के किसी लीडर से, आरएसएस के किसी भी लीडर से उनके खिलाफ। हाँ, कोई अपनी कैपेसिटी के अंदर जो वर्कर्स हैं पार्टी के वो कुछ कह दें तो पार्टी कह सकती है ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ अस, बट एज फार एज द सीनियर लीडरशिप ऑफ द पार्टी गोज, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल स्टेटमेंट। महात्मा गांधी जितने कांग्रेस के लिए, जितनी उनके लिए इज्जत है, अब किसी के दिल में झांके तो मैंने नहीं देखी। बज़ाहिर तो यही नज़र आता है जो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं या मोदी साहब की मन की बात या दूसरी स्पीचेस के अंदर, वो उतनी ही इज्जत करते हैं। मैं ये भी कहता चलूँ ये बात कि ये बड़ा ज़रूरी है आप सब के लिए समझना कि जो गांधी जी का भारत है वही बुद्धा का भारत है, वही भगवान श्री राम का भारत है। हम उस रास्ते से हट के कहीं और जा नहीं सकते, क्योंकि उसी में हमारी तरक्की का राज छुपा हुआ है। अगर इस दुनिया में हमें लेकर रोमांस है, मैं ये हिंदुस्तान के लोगों से मुखातिब होकर ये बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई हैं ऐसे जो कि गांधी जी से नफरत करते हैं, मैं यहाँ बैठ के कहने की ये बात कह रहा हूँ कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कैमरा उस तरफ है जी, कहाँ पर है, मैं उसकी आंख में आंख डाल के बात कहना चाहता हूँ, उधर है। तो ये इस दुनिया में हमें लेकर जो रोमांस है, हम दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें इज्जत की नज़र से देखा जाता है, या फिर कोई बात करता है कहीं पे तो यही कहा जाता है कि गांधी और बुद्ध के देश से है। और यही उस मुल्क की अजमत है कि हमें उन लोगों के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। मैं यहाँ पे टैक्सिला में गया तो फिर मैंने कुछ लोगों से बात की और पूछा, मैंने कहा क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो बुद्धा से नफरत करता हो? आई डोंट थिंक सो। बुद्धा से तो सब प्यार करते हैं, किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएं। वही बात गांधी जी के साथ है। दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में उनके स्टैचूज़ हैं। हर बड़ा लीडर जो जिसको हम जानते हैं काबिल ज़िक्र, वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेके ओबामा से लेके यू नेम इट, एवरीवन कोट्स गांधी जी। मैं स्कूलों में जाता हूँ, आई लिव इन अ वेरी स्मॉल रिमोट कंट्री, एक दुनिया से अलग थलग है न्यूजीलैंड। हमारे शहर के वेलिंगटन के रेलवे स्टेशन पे अगर आप जाएं तो कुछ साल पहले ही इंडियन एसोसिएशन ने और मिलके सिटी काउंसिल को गांधी जी का स्टैचू लगाया वहाँ बहुत बड़ा, और वहाँ उसके नीचे ये लिखा है कि गांधी जी यूज्ड टू लव ट्रैवलिंग थ्रू द ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। जो लोग उसको आके पढ़ते हैं वो कहते हैं गांधी जी ट्रेन से सफ़र करते थे। वो एक गोरे का देश है, बहुत दूर है, 15-20,000 किलोमीटर्स, बट द फैक्ट that Gandhi ji used to travel by the train, it fascinates the common man. उनकी अजमत यही है कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में जब इस दुनिया में जंगें हो रही थी, लोगों का एतमाद एक दूसरे से खत्म हो चुका था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, एक ऐसे दौर में एक बहुत ही अनपॉपुलर आइडिया पीस और नॉन वायलेंस का, उसे उन्होंने पॉपुलराइज किया। लीडर तो है ही वो जी जो एक अनपॉपुलर आइडिया को पॉपुलर बना दे। अब यहाँ बैठ के मजहबी नारे आप लगाएं तो मुमकिन है आपके पीछे सारे लोग लग जाएं कल को यहाँ पे, या मैं इंडिया जाके उसी तरह के स्लोगन्स लगाऊं, लेकिन ये लीडरशिप की क्वालिटी तो नहीं होती है। लीडर वो है जो अपने कौम को बड़ों की तरह, बच्चों की तरह उनसे बात करे, उन्हें बताए कि वो किस रास्ते पर चल रहे हैं, उस पर चलने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। जैसे एक बाप अपने बच्चों से बात करता है, मैं तो लीडर उसको मानता हूं। मेरा देश गांधी का देश है, अपनी बात कर सकता हूं। जो नहीं समझते, देर सवेर ये बात उन्हें समझ में आएगी। जब हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग शायद आपके बराबर आ जाए तब आएगी शायद, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अरविंद, आपने बात की शाहबानो केस की, तो उसमें आरिफ मोहम्मद खान हैड द करेज ऑफ हिज कन्विक्शंस, ही रिजाइंड
और नरसिम्हा राव ने उनको मनाने के लिए कहा कि अगर कोई कम्युनिटी गटर में रहना चाहती है तो तुम उसे क्यों निकालना चाहते हो, और तुम कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं हो, पॉलिटिशियन हो। और दूसरा आपको याद होगा कि मोहम्मद जमान एक इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, मैंने आपका और उनका इकट्ठे थे आप मेरे एक शो में, तो उनसे आपने कहा कि मैं ये मानता हूँ जी बाबरी मस्जिद गिराई गई, गलत हुआ। तो महमूद गजनवी ने जो मंदिर गिराया वो सही था या गलत था? अच्छा, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई गिला है तो वो इसी बात पे, आई एम सो ग्लैड कि आपने बात कही। एक वाक्य सुनाता हूँ आप सबको, बड़ा दिलचस्प है और हो सकता है कि इसमें ही सारी राज जो की बात है वो इसमें इसी में छुपी हो। हमारे पास ही एक मुसलमानों का गांव है जहाँ पे मेरा जाना होता है। तो एक दफ़ा यूँ बैठे थे हम सारे बड़े बुजुर्ग और मैंने कहा जी, ये बात आई कि जी बाबरी मस्जिद के साथ को तोड़ना गलत था। तो मैंने कहा जी बिल्कुल गलत था। आई यूज़ द वर्ड कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। अब आप खुश हैं इस बात से? मैं पाकिस्तान में बैठ के कह रहा हूँ कि क्या आई होप आपको कम से कम इस बात पे आपको खुशी होगी कि एक बंदा जो है हिंदुस्तान से आया वो ये कह रहा है बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। द की वर्ड हेयर इज शहीद। मैंने कहा भाई अब सोमनाथ के मंदिर के बारे में आपका क्या ख्याल है? महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ के मंदिर को लूटा 17 बार कहा जाता है, ऑल्दो आई एम नॉट एन हिस्टोरियन, पर मैंने जो पढ़ा है थोड़ा बहुत आर्टिकल्स में, किताबों में, वो यही है। उसके बारे में क्या आपका क्या ख्याल है? तो नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, सॉरी, मैंने ये नहीं पूछा कि मोहम्मद नबी की सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया उसके बारे में क्या ख्याल है। मैंने सिर्फ ये पूछा महमूद गजनवी के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये सवाल था, सॉरी। जिसका जवाब उन्होंने दिया, मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, अजान हो रही है। दरअसल मैं हिंदुस्तान से आता हूँ तो हमें ये आदत होती है कि अजान हो रही हो तो हम ज़रा थोड़े रिस्पेक्ट में वेट कर लेते हैं। चलें जी, वो आप कहते हैं तो ठीक है, एक प्रोफेशनल डेकोरम है, मैं मेंटेन करता हूँ, बट इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। एहतराम हमें सिखाया जाता है, हम हिंदुओं में इतनी वुसअत होती है, सिखाया जाता है हमें बचपन से इस तरह से। मोदी जी भी एक जलसे में थे जी, वो रुक गए थे। हाँ। वो रुक गए थे तो वो बड़े हैं तो फिर कुछ तो कुछ हमें भी देखें, ख्याल रखना चाहिए इस बात का। चलें ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि महमूद गजनवी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो हो सकता है मेरी टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा वो ठीक ना हो, लेकिन बहरहाल आप बात का जो मफहूम है वो समझने की कोशिश करें। वो कहते हैं महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने यहाँ आकर और अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वो बड़े एक अजीम शख्स थे। और मैंने कहा भाई वो आए और अदल और इंसाफ के निज़ाम कायम करने के लिए कोई यहाँ हुकूमत भी चलानी पड़ती है, वो तो आए और लूट के चले जाते थे। तो वो ये कब हुआ? मुगलों के बारे में कहें, अकबर के बारे में मैं फिर भी कहूँगा हाँ, उन्होंने वो आए यहाँ हुकूमत की और उसकी निशानियाँ मौजूद हैं। वो कब आए जिसका कोई जवाब नहीं। तो मैंने कहा ये सबकी यही सोच है? कहते हाँ जी, बड़े अजीम शख्स थे। मैंने कहा फिर सोमनाथ के मंदिर को लूटना उनका वो, तो वहाँ पे उस बात पे सन्नाटा हो गया। तो कहा जी नहीं जी, वो तो फिर ऐसे ही है जी, फिर वो ऐसे है जी, ये है वो है, आए बाएं शाएं जैसे कहते हैं पाकिस्तान में, वो थोड़ा उन्होंने मारने की कोशिश की। मैंने कहा अगर आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं ये कहूँ कि बाबरी मस्जिद का टूटना गलत था, तो फिर आप भी यही कहें कि सोमनाथ के मंदिर को लूटना और उसको तोड़ना भी उतना ही गलत था। अब ये नहीं हो सकता कि आप मुझे कहें कि जी आप हमारी हिमायत में खड़े हों और हम आपकी हिमायत में नहीं खड़े होंगे। ये तजाद तो जो है ये तो आपको अपने अंदर से निकालना होगा। काश हमारे मुआशरे में हमारे मुस्लिम भाई बहन ये समझ पाते। उन्हें बाबरी मस्जिद के टूटने का गम है, लेकिन उसी बाबरी मस्जिद के नीचे कोई हिंदुओं का मंदिर रहा जिसकी रिपोर्ट ASI के, अगर आप के मोहम्मद साहब का इंटरव्यू देखें, उन्होंने कहा कि जी हमें रिमेन्स मिले हैं, लेकिन वो उसके बारे में वो कुछ नहीं कहते कि वो गलत था या सही था। तो मैं ये कहता चलूं कि अच्छी हैं, बुरी हैं, जो भी हैं, देखें जी बिलीफ तो सबका है, बिलीफ सबका है और सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, बेहतर होता कि मुसलमान खुद ही ये बात चल के कह देते कि
अगर आप कि भगवान यहाँ पे उनका जन्म हुआ है, आप ये समझते हैं तो आप ये लें, बात आगे ना जाती। लेकिन देखें पाकिस्तान के अंदर तो लोग उन मंदिरों के बारे में बात नहीं करते कि एक मस्जिद के टूटने पे जो सैकड़ों मंदिर यहाँ तोड़े गए, उस पर किसी का कोई जो है टेक नहीं है, सब खामोश हो जाते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा ना बैलेंस्ड अप्रोच के साथ देखना चाहिए। एक मिनट। अच्छा, उसमें अरविंद मैंने जो सुना कि मुस्लिम लीडर्स प्राइवेटली ये बात करते थे कि वी शुड कम टू एन अकोमोडेशन, जब Absolutely. पब्लिक में जाते थे तो नहीं करते थे ये बात। एब्सोल्युटली, ये अलमिया है। माफ़ करें, मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि अच्छे ओहदेदार हैं। उनसे एक दफ़ा मैंने किसी से पूछा कि आपकी इस पे क्या राय है, एक साहब से, सियासतदान थे पाकिस्तान के ही। तो कहते हैं कौन सा ओपिनियन जानना चाहते हो, मेरा प्राइवेट ओपिनियन या मेरा पब्लिक ओपिनियन? तो मैंने कहा इसमें क्या फ़र्क है? तो वही बात वहाँ पर थी। वो अगर आप एक प्राइवेट महफिल में हो, कहीं बात हो रही हो, उन्हें पता हो कि अपने ही लोग हैं, तो वहाँ पर वो कह देते हैं कि नहीं 100 करोड़ लोग हैं, इनका भी एक अकीदा है, लेट्स रिस्पेक्ट इट, लेट्स गिव देम द टेम्पल। लेकिन पब्लिकली देखें जी, वो बात कहने पर उनका जो पूरा सियासी वोट बैंक है वो उनसे कट कर अलग हो जाता है। इस बात का फिर उन्हें कंसर्न तो होता है। आवाज़ एक स्ट्रेट क्वेश्चन तो यही है कि एक अगर गलती की थी सुल्तान महमूद गजनवी ने, उस गलती को ठीक करने के लिए एक और गलती कर देना, तो वो उसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है? दूसरा पहले मैं इसका जवाब दे दूं। जी जी ठीक है। महमूद गजनवी ने गलती की, बात अगर वहाँ रुक जाती तो कोई मसला नहीं था। लेकिन महमूद गजनवी के नाम पर मिसाइलों के नाम रख के और फिर सामने वाले को चेताना, ये उकसाना कहते हैं इसे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसे उकसाना कहते हैं। इसको वो तारीख के जो जख्म है उनको हरा करना कहते हैं। क्या ताल्लुक है आपका महमूद गजनवी से? क्या लगता है वो आपका? आप ही जवाब दे दें। क्या लगता है वो आपका? वो तो अफगान था। आपका क्या लगता है? बताएं, आप कोई जवाब दे दें यहाँ पे। वो तो अफगान था। मैं सुनना चाह रहा हूं, क्या लगता है वो आपका? नहीं, उसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो क्यों है उसके नाम पर मिसाइल का नाम? और कितने हजारों शिया उसने मारे दिल्ली में। अली शरीयती ने उनको काफी क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने, मौलाना वहीदुद्दीन खान ने भी किया है। लेकिन देखें जी, ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैं फिर से वाजे कर दूं कि ये आपकी पॉलिसी है, आप जैसे चाहें बनाएं। ये मुल्क आपका है, ये लोग आपके हैं, इस मुल्क की तरक्की आपके हाथों में है। आप जो चाहें मिसाइलों के नाम दें। मुझे एक साहब हैं यहाँ पे, उन्होंने एक प्रोग्राम, शायद आफ्ताब इकबाल से, इफ आई मे से सो, एक आप ही के साथ प्रोग्राम था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने पृथ्वीराज चौहान के नाम पर पृथ्वी मिसाइल रखी, तो हमने कहा फिर अगर इस तरह से है तो फिर यही सही। दैट इज रॉन्ग। पृथ्वी मिसाइल का ताल्लुक पृथ्वीराज चौहान से नहीं है। मैं यहाँ बता दूं, हम धरती से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी मिसाइलों के नाम भी वैसे ही हैं। कोई सागरिका है, कोई अग्नि है, ठीक है। अग्नि का मतलब आग, फायर जो है इसको आप कहते हैं इंग्लिश में अग्नि। हमारी मिसाइलों के नाम इस पर है। पृथ्वी का मतलब है धरती, तो हमारी धरती, एक आकाश हमारी मिसाइल है। तो इनसे ये कोई राजाओं के नाम पर नहीं है जी। हम धरती के से जुड़े हुए लोग हैं, हम अपनी इंस्पिरेशन भी उन्हीं से ही ड्रॉ करते हैं। फायर, ठीक है, वाटर, अर्थ, ठीक है, स्काई, ये मिसाइलों के नाम है हमारे, उनका हिंदी अरविंद नाम साहब, है। हमारा एक अलमिया ये है कि हम अपने तजादात से वाकिफ़ नहीं हैं। जी, ऐसा हम ही है। तजादात में जीते हैं, हमें अपने तजादात का भी इल्म नहीं है। ये हमारा अलमिया है। एक हाँ और, हाँ, आप 10 पूछें सर, मैं बैठा हूँ यहाँ। क्योंकि ये टॉपिक जो वो इंडिया पाकिस्तान पीस, तो इसमें एक ये वाली चीज़ भी थी कि आज की अगर पास जो भी था, जैसे भी था, अच्छा था, बुरा था, आपके बेनिफिट्स थे, हमारे बेनिफिट्स थे, और इस्लामिक और रिलीजियस जो भी थी, आज की करंट सिचुएशन को अगर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें, बीइंग एज ए बिग ब्रदर इंडिया, व्हाई डोंट यू गेट स्टेप इन फॉर टू मूव फॉरवर्ड?
ये चैंपियंस ट्रॉफी की जिस तरीके से बात हुई, अगर हमारी टीम आपके मुल्क में जाके खेल सकती है तो इंडियंस क्यों नहीं आके खेल सकते? सार्क कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो वाई डोंट यू कम ओपनली ट्रेड ओपन करने के लिए? डेफिनेटली यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है ट्रेड ओपन करने के लिए। आपने वो जिस तरीके से आम जनता की बात की, आम आवाम की बात की, उसको क्या चाहिए? खाने के लिए रोटी चाहिए, और अगर वो चाहिए तो उसके लिए अगर आपकी तरफ से भी कोई एक दो पॉजिटिव स्टेप्स आए तो डोंट यू थिंक कि ये काम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ सकता है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जी आपका। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, लेट मी टेल यू दिस। और इसका आपने फिर मुझे काउंटर आपने जवाब भी देना है, मैं वो भी एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। 5 अगस्त 2019 को हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तो आपने हमारे हाई कमिश्नर को एक्सपेल कर दिया, आपने ट्रेड रोक दी, आपने ट्रेनों का आना जाना, बसों का आना जाना रोक दिया, आपने रोक दिया, हमने नहीं रोका। हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का आपको स्टेटस दिया हुआ था। वो 2019 में पुलवामा का जो अटैक हुआ उसके बाद में इंडिया ने विड्रॉ किया है, जो कि ऑलमोस्ट 15-20 साल से आपके पास था। 96। तो वो कभी हमें रिटर्न नहीं किया गया। फिर बात ये है कि आप कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को आना चाहिए था। कितने बदकिस्मत लोग हैं हम, घिन आती है मुझे। एक खेल के लिए मरे जा रहे हैं और जो लोग बिना इलाज के मर रहे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता। कितने लोग यहां से हर साल हजारों की तादाद में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हिंदुस्तान जाते थे। किसी अखबार के किसी कॉलम में उनका जिक्र है कि आप आज वो कहाँ हैं, कहाँ जाते होंगे इलाज के लिए। मेडिकल वीज़ा के लेके हिंदुस्तान कितने लोग ट्रीटमेंट के लिए जाया करते थे। मेरा कंसर्न वो है सर, नॉट अ स्टूपिड गेम ऑफ क्रिकेट, जिसने इस कौम को, दोनों कौमों को जो है हमें पता नहीं किस चीज़ के पीछे लगाया हुआ है। ऑल्दो आई बिलीव स्पोर्ट्स का जो एक्सचेंज है वो कौमों के अंदर एतमाद जो है वो उसको जो है उसमें इजाफा करता है। आई एम अ ह्यूज प्रमोटर ऑफ इट। लेकिन उससे पहले हम ये कहें जी कि इंडिया नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, बेसिक जो चीज़ें हैं अगर हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ ये देखें कि क्या हमारे दरमियान किसी भी किस्म के कोई ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जैसे होने चाहिए दो हमसाए ममालिक के, क्या वो हैं? जवाब है नहीं है। क्या हमारे तिजारती ताल्लुकात हैं? जवाब है नहीं है। मेडिसिन आ रही हैं हिंदुस्तान से, थोड़ी बहुत जो आ रही हैं, रॉ मटेरियल उसका आ रहा है। ये सेलेक्टिव आउटरीच क्यों है? वो भी बंद करें, मेडिसिन भी बंद करें। ये क्यों है? ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को यहाँ पे कहता चलूँ कि हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बहाल करने की ज़रूरत है। आप अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से न्यूयॉर्क में ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा हमने तो ट्रेड बंद नहीं की। ये हमने तो नहीं किया ना, ये पाकिस्तान का फैसला है। सो इफ दे वांट टू ओपन इट तो आप इसको, आप अपना कोई प्रपोजल बना के दें। पहले जो वजीर आजम थे यहाँ पे एज अ कॉमर्स मिनिस्टर, वो जो है इस समरी पे साइन कर देते हैं कि हमने इंडिया से ट्रेड करनी है, मामला कैबिनेट में जाता है, वहाँ हाथ पांव फूल जाते हैं, देन ही विड्रॉज हिज ओन प्रपोजल। So you need to have a policy that should prevail over decades, not a year or two. एक पॉलिसी बनाए हिंदुस्तान के मुतालिक। मैं यहाँ पे दिल पर हाथ रख के ये बात कहता हूँ, ऑल्दो मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ इंडियन गवर्नमेंट का या इंडिया के लोगों का, मैं अपनी ज़ाती हैसियत में बात करता हूँ, ना ही किसी तंजीम के साथ मुंसलिक हूँ। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक इंडिविजुअल अपनी सोच ही जो है वो ही उस पर ही कोई जो है कदगन लगा दे और सोचना ही बंद कर दे। डजंट वर्क लाइक दैट। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक सिंसियरिटी यहाँ से अगर होगी तो उसको रेसिप्रोकेट किया जाएगा। इन जो पहले के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं अगर उन्हीं को बार बार रिपीट किया जाएगा, आई डोंट थिंक विल गेट एनीवेयर। एक थोड़ा सा इजाफा कर दूं, बात बड़ी लंबी है हिंदुस्तान दिन में कि देखिए जी मेरे जैसे लोगों को बड़ा कम मौका मिलता है यहाँ बैठ के बात करने का। ऐसा क्यों है? सॉरी अगर मैं किसी की दिल आजारी कर रहा हूं, तो ऐसा क्यों है कि हमारे दरमियान वीज़ा पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट है, ट्रेड भी नहीं हो रही है, फिर भी
वो जो वाघा के बॉर्डर के ऊपर जो एक हर रोज़ शाम को मज़हब के नाम पे इधर से कुरान पाक की तिलावत होती है और फिर भारी भारी अंदाज में जो है उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, उधर से हमारे फिल्मी गाने बजाए जाते हैं, आवाम को इश्तिहाल दिलाया जाता है हुब्बुल वतनी का और उनको एक जोश भर दिया जाता है उनके अंदर, किस लिए वो सूट करता है? वो बंद नहीं हो रहा, तिजारत बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन वो जो हमारे दरमियान एक जो नफरत का बाजार है वो बदस्तूर हर रोज शाम को लगता है। पहले हिंदुस्तान की तरफ से इतना बड़ा इंक्लोजर बनाया गया, पाकिस्तान भला फिर कैसे पीछे रह सकता था? आपने कहा हमारी तरफ तो बड़ा छोटा है यार, इसको बड़ा करो थोड़ा। आजकल वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत बड़ा इंक्लोजर बन रहा है। वो क्यों करते हैं और उससे क्या हासिल होता है? उससे आप 15-20 हज़ार लोगों के जहन में हर रोज हुब्बुल वतनी के नाम पे जहर का टीका लगाकर उन्हें भेज देते हैं। उसको भी बंद करें, या तो फिर अगर हम इतने ही बुरे हैं हमारे साथ, फिर वहां आकर टांगे फेंकने का क्या मतलब है? जोर जोर से मारने का वो क्या मतलब है? व्हाट पर्पस डज दैट सर्व? मैंने सुना है वो जो लोग होते हैं उनके 2-3 साल बाद उनके जो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इश्यूज आ जाते हैं बिकॉज ऑफ वो जितनी ज़ोर से अपने पैर को उठा के और जितनी ज़ोर से वो ज़मीन पे उसको मारते हैं। तो उसके बारे में भी बात की जाए। देखें जी, मैं यहाँ आऊँ और गुडी गुडी बातें करके चला जाऊँ और उसके बाद फिर कोई कहे कि ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए मैं गया था जी, मैंने वहाँ बात की, मैं तो मिलने आया हूँ आप लोगों से। हो सकता है अगर इस तरह की बात की कभी ज़िंदगी में ना लौट के आऊँ, लेकिन ये गुफ्तगू याद तो रहे लोगों को कि वो नौजवान आया था, वो मैं क्या कह कर गया, वो आपके दिलो दिमाग पर रहे कुछ, इफ नॉट अ फ्यू इयर्स एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स। हम क्या करें, आप क्या चाहते हैं? मैं यहां से अपनी जाती हैसियत में हिंदुस्तान के जो हुक्मरान तबका है, मैं उनको ये कह सकता हूं कि दिस इज व्हाट द पाकिस्तानीज वांट। आप जो चाहते हैं वही हम चाहते हैं। अब वो फैसला किसने करना है? वो हमारे बड़ों ने करना है। जी, मैं इफ़ आई मे ऐड, मैं एक दफ़ा गया वाघा पे, तो इंडियंस जो थे वेव कर रहे थे, मैंने भी किया। मेरे पास फ़ौरन एक सफ़ेद कपड़ों में बंदा आ गया कि दिस इज़ नॉट अलाउड, आप हाथ नहीं हिला सकते। और दूसरी बात जो पाकिस्तानियों को एहसास नहीं है कि पाकिस्तानी एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली, ही गोज़ टू सो मैनी थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस। यहाँ पे आप मुझे बताइए पिछले 50 साल में एक दफ़ा भी अगर कोई इंडियन एम्बेसडर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी गया हो, इनवाइट करने की इजाज़त ही नहीं होती। हम इतने इनसिक्योर हैं कि हम कहते हैं कि अगर वो आ गया तो हमारे बच्चों के ज़हन ख़राब कर जाएगा। वी डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। सो ये भी हमें एक सोचने की ज़रूरत है। सर आपने बात की सेक्युलरिज्म की, तो एक थियोक्रेसी जैसे पाकिस्तान है, वो जो सेक्युलरिस्ट बना उसकी एक बहुत बेहतर मिसाल है फ्रांस। लेकिन फ्रांस में वो जो मूवमेंट थी वो एक ग्राउंड लेवल मूवमेंट थी, लाइक मैसेज की मूवमेंट थी। अब लेट से के पार्लियामेंट जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से नाम चेंज कर देती है, जैसे पहले 56 से पहले था। तो डू यू थिंक उसका एक्चुअली में कोई फ़ायदा होगा जब तक वो मैसेज में वो नहीं है? और एक और सवाल है छोटा सा, जो हम पाकिस्तानियों की इनसिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं कि आई थिंक इट वाज एन इंडियन हिस्टोरियन हु सेड कि ना पाकिस्तान एक्ट्स एज द नेशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, एज अ माइनॉरिटी नेशन अब तक। तो डू यू थिंक कि एक समहाउ उस पर आपकी क्या राय है कि समहाउ उस वक्त का कोई ट्रॉमा है और समथिंग? खैर मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जो आपका पहला सवाल है बड़ा दिलचस्प है। देखें जी, इट इज़ अप टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू डिसाइड। उन्होंने इस्लामिक होना है, थियोक्रेटिक स्टेट होना है, सेकुलर स्टेट होना है। आई एम नो वन। ये आपका मुल्क है, आप की प्रॉस्पेरिटी जहाँ लाई करती है, जहाँ आपके बड़े और आप लोग फैसला करते हैं, आप उस तरफ जाएं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अच्छे हमसायों की तरह हम जो रह सकते हैं उतना ही मेरा कंसर्न है, एंड आई विल स्टॉप एट दैट। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान को क्या होना चाहिए, वो आपका मैंडेट है, वो आपने तय करना है कि आपने अपने मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है। उस पर कोई बाहर से शख्स आए और वो कहे कि जी यू शुड बी सेकुलर, यू शुड बी दिस, यू शुड बी दैट, क्यों भाई? हु एम आई? जब मैं ये कह रहा हूँ कि जमहूरियत का मैं जो है कायल हूँ, तो वही जमहूरियत आपको ये हक देती है कि आप अपना रास्ता जो है वो खुद मुतय्यन करें, वो मैंने नहीं करना है। माफ़ करें, दूसरा आपका सवाल क्या था जो कह minority nation, the nation of the Indian Muslims.
तो एक डू यू थिंक कि उस पे आपकी राय क्या है? डू यू थिंक कि जो इस तरह से हम अभी एक्ट करते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ कुछ हो जाए जिसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हमारे साथ कुछ हो गया है, और अब तक पाकिस्तानी एक्ट लाइक देयर अप्रेस्ड इन इस अपने मुल्क में जिधर आई थिंक मुस्लिम से कोई 98% मेजॉरिटी और समथिंग, तो डू यू थिंक कि ये उस वक्त से अब तक कोई इवन अगर उनके अपने जहन में कोई ट्रॉमा है तो उससे कोई ताल्लुक़ है? सॉरी, आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मगर ये तो मैं कुछ और इससे हट के बात कर दूं जो आप शायद आपको अपील करे थोड़ी सी। एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन जो है उसके अंदर आपको दुनिया में कहीं देख लें, जो मिसालें हैं ज़्यादातर वो सेकुलर ही हैं। अब अगर मेरा जो गिला है यहाँ से, अगर मैं आपसे पूछ लूँ या तमाम पाकिस्तानियों से कि क्या तमाम पाकिस्तानीज़ इक्वल सिटीजन्स हैं, तो आपका जवाब होगा कोई है जो यहाँ कह रहा हो कोई है? नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कोई है जो समझता है कि तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं? वो हाथ उठाए अपना कोई समझता हो तो। सो देयर यू गो, आपका सवाल का इससे शायद थोड़ा बहुत कोई वास्ता अगर हो तो। देखें जी, रियासत जो होती है वो तो होती ही सेक्युलर है। मैंने एक आपके जो मरहूम खादिम हुसैन रिजवी साहब TLP से थे, उनसे एक दफ़ा मेरी बात हुई, तो आई कट अक्रॉस ऑल द लाइन्स बाय द वे, कोई मसला नहीं है। एक महज़ब अंदाज में हर बात कहने की गुंजाइश होती है। मैंने कहा सर एक सवाल है मेरा छोटा सा आपसे, आप जिस तरह से बयान करते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, आपसे सुनना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई शक नहीं है। मैं ठीक है सर, पाकिस्तानी होने का मतलब क्या है? यकीनन जिस बंदे दा यकीन होए ला इलाहा इल्लल्लाह ते। मैं कहा जी ठीक है। हुण ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 1 ਕਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿस्तानी है या नहीं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿस्तानी। I don't consider them as Pakistani. That is what his response was. अब आप किसी हुक्मरान से किसी से भी पूछें तो वो उन्होंने ये कहना है कि जी दे आर किन ऑफ आर्स, वो उतने ही पाकिस्तानी है जितने आप हैं। ठीक है जी। तो मैं एक छोटी सी इसमें बात ऐड और कर दूं, आप लोगों का गिला है मोदी साहब से लेके, जो कि मैं समझता हूं बनता है नहीं, लेकिन फिर भी चले मान लेते हैं एक मिसाल के लिए आपका गिला है, तो मोदी साहब उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत है ना, उसी आइन के। क्या उन्होंने कोई ऐसा आइन में कोई लॉ बनाया है कि जो कि एंटी मुस्लिम हो? सम वुड से यस, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। मुझसे ये सवाल पूछा गया एक दफ़ा, और या मकबूल जान साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसमें ये प्रोविज़न है कि फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप जो है वो नॉन मुस्लिम्स को दी जाएगी, जो कि परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिनसे हिस्टोरिकल हमारा एक कनेक्शन है। मुस्लिम्स कैन स्टिल अप्लाई बट अंडर द ओल्ड लॉ, जो 12-13 साल के अंदर प्रोसेस हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने कहा ठीक है, एक हद तक आपकी बात चलें, व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनको बांग्लादेश में आप छोड़ आए 71 में, वो 5 लाख जो कैंपों में बैठे हैं, वो तो इसी अल्लाह और रसूल के नाम पे उन्होंने हिंदुस्तान से हिजरत की, वो पाकिस्तान गए। अब उनके बारे में, उनको वो आज भी कैंपों में हैं, शनाख्ती कार्ड उनके पास नहीं है, उनको लाने के बारे में क्या ख्याल है आपका? आप एयरलिफ्ट करें उनको और यहाँ लेकर आएँ। अब उसका जवाब उनका ये है कि जी वो स्टेट की पॉलिसी होती है। मैंने कहा प्रिसाइजली दैट इज़ द पॉइंट। हर मुल्क की अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी है। आई एम नोबडी टू डिक्टेट द इंडियंस और द पाकिस्तानीज और फॉर दैट मैटर एनीवन। आपकी प्रिंसिपल पोजीशन ये होनी चाहिए, दैट इज़ वेयर आई वुड लीव दैट। लेकिन इंडिया के आपको मसला हो सकता है मोदी साहब से, चलें अपने दिल में अगर आपने कोई बात बिठा ली है। अव्वल तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ अब तक किसी इंडियन मुस्लिम को इंडिया से नहीं बाहर भेजा गया है, जो कि इंडियन मुस्लिम्स का पूरा कंसर्न ही उसी के ऊपर था। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की जी हमें निकाल देंगे, अब तक तो कोई नहीं निकला है और ना ही कोई ऐसा कोई इरादा है जो मुझे नज़र आता है। हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर जो भी आया
इसने हर उस शख्स को अपने गले से लगाया है, हर मज़हब को अपनाया है। हर मज़हब की आप तारीख हमारी यही बताती है, हज़ारों सालों की। जो यहाँ का आया वो यहीं का हो गया, इसी मिट्टी का हो गया। बुद्ध भी यहीं के हो गए, गुरु नानक भी यहीं के हो गए, इस्लाम भी यहीं का हो गया। हमने सबको अपनाया है और वही हिंदुइज़्म की भी असल टीचिंग्स हैं। तो जो चीज़ 5,000 सालों पर मुश्तमिल हो, उसे कुछ सालों में अंडू नहीं किया जा सकता। हमारी सिविल सोसाइटी में वो वाइब्रेंसी है, वी विल बाउंस बैक, क्योंकि हमारा आइन सेक्युलर है। हमारा आइन किसी में फ़र्क नहीं करता। ऑल यू नीड इज़ अ पर्सन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स who just needs to follow the constitution, nothing more, just needs to follow the constitution। उसके निस्बत यहाँ पे आप अच्छे से अच्छा बंदा ले आएं। अगर आइन फ़र्क रखता है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, तो उसी के ताबे वो। ये आपके सवाल का जवाब। जी, so thank you so much. To go back to a bit optimistic side, मेरा ताल्लुक भावल नगर के पास एक छोटे से शहर चिश्तियाँ से है। आपके हमसाए हुए हैं हम। बिल्कुल। तो मंडी है जी एक छोटी सी। जी जी जी। तो मैंने वहाँ पर ना एक बंदे को एक शर्ट पहने हुए देखा था, बल्कि कई रिक्शों के पोस्ट मैंने देखे थे सिद्धू मूसेवाला के। तो उसको आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। तो उसके अलावा द कोक स्टूडियो का कमेंट सेक्शन हमारा मशहूर है इस चीज़ के बारे में। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ पीपल्स डिप्लोमेसी इन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? हाँ, ये कुछ हद तक तो देखें, पीपल्स डिप्लोमेसी जो हो रही है या हमारे जैसे लोग जो कर रहे हैं, ये उसी की ही एक शक्ल है। वी कैन गो टू अ सर्टन एक्सटेंट, मगर उसके बाद तो फैसला रियासत का ही होता है। वन हैज़ टू फेस द फैक्ट्स। रियासत ही ये तय करती है कि आपने कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है। आपने जिन सिंगर्स की और ये बातें की, तो हाँ जी, लोगों का जो मैंने पहले बात की, मेरा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का रोमांस है पाकिस्तान के साथ में। हम आपके यहाँ के जो गज़ल सिंगर्स रहे हैं बड़े बड़े, तो उनको बड़ा फॉलो करते हैं। बड़ी वो हमारे मुल्क में आके और वो बड़े बड़े जो म्यूज़िकल शोज़ हैं उनमें एज अ जज वो बैठते हैं। काश हमें भी कोई इस तरह का मौका दिया गया होता माजी में कि हम यहाँ आए होते, हमारे को काश कोई यहाँ पे लता मंगेशकर का कोई प्रोग्राम हुआ होता आपके स्टेडियम्स में, तो तब पता चलता कि लाखों में लोग आते वहाँ देखने के लिए। तो वो मोहब्बत कायम तायम है। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी ये फेल हुआ है मिजरेबली, और ये होता रहेगा, बिकॉज जो चीज़ अननेचुरल है, प्रोजेक्ट से मतलब पाकिस्तान नहीं है, लेट मी जस्ट पुट इट ब्लंटली, हेट का प्रोजेक्ट है। लेट मी जस्ट पुट इट क्लियर जस्ट इन केस को इस बात को, जो हेट का जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब हो नहीं सकता। जो चीज़ अननेचुरल होती है डाइज इट्स ओन डेथ। आप एक ज़माना था, पीटीवी था, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, इधर रेडियो पाकिस्तान, तो अब तो रोक ही नहीं सकते आप। आपके एक फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने 2018 में ही इंडियन मूवीज़ पे बैन लगा दिया। अगर मैं आपसे पूछूं आपने लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी है, तो सबने देखी है। बड़े पर्दे पे नहीं देखी, छोटों पे देखी है। पहले ये होता था कि कुछ 4 हिंदी फिल्में लगी हैं, उनके साथ एक पाकिस्तानी लगी है, तो लोग कहते थे कि यार चलो टिकट नहीं मिल रही, पाकिस्तानी मूवी देख लेते हैं। वो चल जाती थी, वो कारोबार चल जाते थे। तो सारा ही बंद हो गया है। ऐसा ही है। अगर मैं आई होप अगर मेरी कोई इसमें ऑब्जर्वेशन गलत हो तो बताइएगा मुझे आप। तो अब तो वो चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है। तो एक ही लोग हैं, गाने भी एक जैसे ही होंगे जी, हमारे शौक भी एक जैसे ही होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है जी। इफ़ आई कुड ऐड, 96 में मैं कलकत्ता गया, एक पीस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ, तो उसके आखिर में आइए रहमान से क्वेश्चन पूछा कि हमारे इतने सिंगर्स, आपके इतने सिंगर्स यहाँ आते हैं, एक्टर्स आते हैं, काम करते हैं, तो हमारे लोगों को आप क्यों नहीं आने देते? तो ही वॉज पुट ऑन द डिफेंसिव। हाँ, मिल जाएगा, हो जाएगा, बेहतरी आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी। और फिर लता जी को एक बंदे ने कराची में बुक किया था, मुझे किसी ने बताया, तो 11th आवर पे वो कैंसिल करना पड़ा, और उस बंदे की फाइनेंशियल जो पोजीशन थी बिल्कुल तबाह हो गई, इतना वो एक्सपेंडिचर कर चुका था। और फिर सर एक आपको बताऊं कि इमरान खान ने कुछ इंडियन एक्टर्स को बुलाया था, और वो पैसे रेज करने थे हॉस्पिटल के लिए, खानम के लिए, और जमात इस्लामी ने धमकी दी कि अगर इंडियन एक्टर्स आए तो हम लाहौर एयरपोर्ट का घेराव करेंगे, और वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। मैंने विजुअल्स देखे हैं विनोद खन्ना साहब के, एक आध हुआ होगा, एक जो था मुझे याद है।
जमात दोबारा कहिए। मैं ऑफ द मैं सिर्फ शिकला को करेक्ट करना चाहता हूँ हुआ हाँ हाँ, एक मिनट, ये रिकॉर्ड पे आनी चाहिए बात। नहीं शकील साहब, मैं करेक्ट करना चाहूँगा आपको कि वो जो फंक्शन था वो हुआ था, और वहीं पर जो है, बल्कि मैंने उस एक अपने आर्टिकल में उसका जिक्र भी किया था कि गुड लुकिंग जमात इस्लामी में कि हिपोक्रेसी वहीं उसकी मतलब जो मजहबी जमात जो कि पैटर्नाइज कर रही थी इमरान खान को, उसकी वहीं ज़ाहिर हुई थी कि उसने हर एक को, हर आम आदमी को धमकी दी थी। कहीं हम यहाँ के फनकार इनवाइट होते थे, जब वहाँ के आने होते थे यहाँ पे धमकी, ऑफिशियली उनको कोई रुकावट नहीं होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनको धमकी मिल जाती थी कि जी हम ये तबाह कर देंगे आपका फंक्शन। लेकिन इमरान खान के लिए ये सब बेसिकली शबाब मिली और एक पासबान, ये दो थे कि जो हर एक को धमकी, एक के बाद दूसरा आया था, एक ने दूसरे को रिप्लेस किया था, लेकिन ये हर एक को धमकी देते थे। लेकिन इमरान खान के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो वहाँ नहीं, वो फंक्शन हुआ था। मैं आपकी करेक्शन चाहूँगा। अच्छा, उसमें एक आध फंड रेजर तो बाहर भी हुआ पाकिस्तान से, और यहाँ पे जी एक का मुझे याद है जो कैंसिल करना पड़ा, और उस पर मुझे नज़ीर नाजी का कॉलम भी याद है कि इससे मैं एग्री करता हूँ। ये जिन एक्टर्स को इन्होंने बुलाया ना, एक्ट्रेसेस को, वो पुरानी हैं, नई को बुलाते तो मैं इसके खिलाफ होता। बहरहाल लेट्स चेक दिस आउट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हेयर। द ब्लैक होल की तरफ से कुछ पॉइंट्स हमारी तरफ से भी। हम लोग सोने की चिड़िया इस साउथ एशिया को करार कर चुके हैं, जो आप एज ए बड़े भाई रह गए, हम छोटे हैं। और इंडियंस ने अभी इस 25 सालों में यहाँ ट्रेड की जो इकनॉमिक एक स्पीडी अंदाज से बूस्ट किया है। और ख़ासकर जब हांगकांग वहाँ चला गया, वापस चाइना को, उसके बाद यूई जब दुबई आया, तो ये सोने की चिड़िया जो है ये अंडे डिज़र्ट में देने लगी है। और इस तरह हम दोनों चीप लेबर का टैग हम पे लग के वहाँ जाता रहा है, और हमारे मिनरल्स, हमारे एग्रीकल्चर, हमारे जितनी भी वो थी वहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, और बड़ा चीप टैग लग। और हमें एक ऐसा बनाया हुआ है कि हम अपने लिए फ्री ट्रेड जोन नहीं बना सके। और इसी द ब्लैक होल की तरफ से मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो गांधी नगरी है दवारगा के करीब, जो जिस तरह हमारे सर क्रीक है, उस तरह क्रीक कैंपरी है, उसके एरिया में अगर हम फ्री ट्रेड जोन बनाया जाए, और डीप सी भी है। अब हम डीप सी के लिए 800 किलोमीटर जा रहे हैं वहाँ, और एक नैरो हार्मस स्ट्रेट से गुजर के पॉल्यूटेड एरिया में जाते हैं। जो इंडियन जितने भी है वो वैल्यू एडेड बना के वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है पूरा दुनिया में। और हम अपने पास जो सोने की चिड़िया कहलाते थे पूरी दुनिया उसको, वहाँ हम लोग अपना कुछ भी नहीं दे रहे हैं, किसी और को हैंड ओवर कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात कि क्रिकेट फोबिया के थ्रू हमारी जो यूएन की क्राइम एंड ड्रग की वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से है कि 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स सालाना इंडिया से बाहर ड्रेनेज होती है। और इस तरह क्रिकेट फोबिया के थ्रू ये गैम्बलिंग और उस पे है। चलें सर, मेरे ख्याल से। और तीसरी बात ये है, शॉर्ट प्लीज। तीसरी एक है कि हम डेटा जितना एआई का है, अब एआई के जो मसाइल हैं, मैन पावर इतनी ज़्यादा किसी के पास नहीं, सिर्फ पाकिस्तान और ये सब कॉन्टिनेंट में है, पूरी दुनिया का रुख इस साइड पे है। और हमें इसी तरह चीप लेबर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने आप को दोनों को मिलजुल के रहना। एक बड़े भाई की तरफ से हम आपकी तरफ से एक वेटिंग पे है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं देखें एक पॉइंट में आपका थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा। एक तो इस जोन से बाहर निकलें कि कोई सोने की चिड़िया और पता नहीं क्या क्या। मैं तो हरगिज़ इस बात का कायल नहीं हूँ।
हम जो माजी में पड़े रहते हैं और रोते रहते हैं कि जी हम पता नहीं क्या थे और क्या हो सकते थे और ये हारी हुई कौमों की निशानी होती है। ये आप अब बात सुन लें, मैं सोने की चिड़िया वाले पे एक मिसाल दे रहा हूँ। इस पर भगत सिंह का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, वो आप पढ़ें। इस पर जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत अच्छा नुक्ता नज़र है, व्हेन ही सेज दैट एवरी कंट्री थिंक्स दैट दे हैव अ स्पेशल मैसेज फॉर द ह्यूमैनिटी, वी आर नो एक्सेप्शन। हमारे पास भी होगा, लेकिन वो सब दुनिया के हर मुल्क को ऐसा लगता है कि उसमें वो खास बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये माजी की जो चीज़ें हैं कि हम ग्रेट थे और यही तो है जो इसने इस खित्ते का बेड़ा गर्क किया है। तो उस चीज़ से निकल आए। वी हैव नॉट इन्वेंटेड अ सिंगल थिंग। एक छोटी सी पेंसिलिन दर्द में इतना काम करती है, हम वो भी इन्वेंट ना कर सके। सो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब बैठे हैं, साइंटिस्ट हैं, वो आपको बेहतर जवाब देते हैं इस बात का। लेकिन मेरा ख्याल है कंक्लूड करें, दो सवाल हैं। अच्छे चलें, वो कोई और बात मौजू से हट गए हैं थोड़ा सा। हाँ। मैं पीस के हवाले से आया हूं तो सर चले 10 सेकंड अगर आप बात सुन लें। अभी आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जी कश्मीर के ऊपर हमें एक सीरियस किस्म का डायलॉग करने की ज़रूरत है। तो ये आपकी बात है ना, कुछ उसी तरह से इट इज़ विशफुल थिंकिंग। इस वक्त बैठना मुश्किल हो रखा है आपस में। डायलॉग तो जब बैठोगे उसके बाद की नेक्स्ट स्टेज है। यहाँ पर फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ट्रेड बंद हुई पड़ी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का जो असल मकसद है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, लेट्स ग्रैब दोज rather देन वो तो ये तो बहुत आगे की बातें हैं। अगर यहाँ विश्व अपनी लिस्ट लेके बैठूं तो यूल बी अमेज्ड। आप कहेंगे कि आप यहीं आके कोई ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री हमारी क्यों नहीं संभाल लेते हैं फिर। मगर वो हकीकत पे मबनी होनी चाहिए बात। हाँ जी, मैं चौधरी साहब से मुखातब हूँ। चौधरी साहब, आपने स्टार्ट में एक बात की है, मतलब वो पाकिस्तान का मतलब क्या नारे के बारे में कि कैद साहब ने इस तरह जिक्र हुआ है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने तो इसकी बिल्कुल भी नहीं हमायत की थी, बल्कि आपने किसी टीवी शो में भी कहा था कि गुलाम नबी साहब ने अपनी बुक दागों की बहार में भी इसका जिक्र किया है। तो फिर वो ये तो मतलब किसी बड़े लीडर की तरफ से तो ये इसकी हमायत नहीं की गई थी ना। ये तो बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि ये तो कुछ किसी बंदे ने अपनी वोटों के लिए ये नारा लगा दी है। तो इसमें ज़रा वजाहत कर देंगे प्लीज़। उसमें मैं गुजारिश करूं, इस डिनायल के बावजूद कि जिन्ना साहब ने डिस्टेंस किया अपने आप को दिसंबर 47 में, उसके बावजूद हमारा सबसे डोमिनेंट नारा यही है। तो ये एक फैक्ट है। जिन्ना साहब ने उस वक्त नहीं मना किया जब ये नारा लगाया गया, बाद में कहा कि मैंने नहीं ये भी नारा लगाया, मेरी वर्किंग कमेटी ने नहीं लगाया। बट अब देखिए ना कितना डबल स्टैंडर्ड है भाई। जब लगाया जा रहा था उस वक्त अब कहते मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी प्लीज़ सर, मेरा सवाल यह है कि जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस है वो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में किस हद तक रुकावट है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब इंडिया और चाइना के ताल्लुकात भी कोई इतने आइडियल नहीं है तो उस पर भी कि फिर भी ट्रेड तो हो रही है, तो इस हद तक तो इंडिया पाकिस्तान ट्रेड कर सकता है। और आखिरी बात यह है कि हमारी ज़बान हिंदी उर्दू को समझ आ जाती है उर्दू वालों में, तो ये एक डिसएडवांटेज है, एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि एक दूसरे की समझ आ रही है, अब लड़ो, और एडवांटेज ये है कि समझ आ रही है तो मिल भी सकते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, डायलॉग भी कर सकते हैं। और जो महमूद गजनवी की आपने बात की थी, सबसे पहले जो उसने हमला किया था वो अपने सगे भाई इस्माइल के ऊपर, जो गजनवी का बादशाह था उस वक्त, सबुतगैन का बेटे दोनों ही थे। तो उसने अपने भाई को कहा था, खत लिखा था कि तू मुझे हुकूमत दे दे, तो इस काबिल नहीं हो सका। भाई क्या हो गया, तो इसने हमला करके सबसे पहले अपने ही सगे किया होगा। मैं लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो मैंने मेंशन किया, ये तारीख फरिश्ते में लिखा है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। आप का सवाल था कि हिंदुस्तान की ट्रेड चीन के साथ, बड़ा अच्छा सवाल है जी। आई एम ग्लैड दिस क्वेश्चन हैज पॉप्ड अप। बात यह है सर कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का। दुनिया के ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का क्लोज टू 50% चाइना से होता है। अगर हम अपने जो भी हमारे उनके साथ में इश्यूज हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट और जो भी, उसके तहत अगर हम बिल्कुल ही ट्रेड को कट ऑफ कर देते हैं एक पॉलिसी के तहत, हम किसका नुकसान करेंगे? इंडियन बिजनेसमैन का। रॉ मटेरियल उनको नहीं मिलेगा। दुनिया में इतने कितने आप मुल्क गिना सकते हैं? कोविड के दौरान हमने देखा कि चाइना ने एक 24 आवर्स के अंदर हॉस्पिटल बना दिया 1000 बेड का। एम आई राइट? दे कंस्ट्रक्टेड द एंटायर हॉस्पिटल विद इन 24 आवर्स
What does that tell us? That tells us that they have the means and resources that are required to construct the entire hospital within 24 hours. ऐसे मुल्क से हमारे यहाँ तो रॉ मटेरियल आता है जो कि एक एक चीज़ जी वहाँ से आएगी जी, यहाँ से आएगी जी, वहाँ से आएगी, एक महीना लगा के तो चीज़ें नहीं मिलती हैं हमारे खित्ते के अंदर। ऐसे मुल्क से अगर आप ट्रेड नहीं करते हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? चीन का तो 3% टोटल एक्सपोर्ट है जो इंडिया आता है। हमारा नुकसान बड़ा है सर, हमारा नुकसान बड़ा है। वो एक बड़ी इकॉनमी है, हम एक छोटी इकॉनमी है। कुछ सेंसस के अंदर भी बात की जानी चाहिए। क्या हमने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट का 4 साल तक हमारा स्टैंड ऑफ रहा, काउंटलेस DGMOs के दरमियान मीटिंग्स हुई, फाइनली वो टेबल पर बैठ के ही रिजॉल्व हुआ। तो जब बात टेबल पर करनी है, व्हाई शुड वी गेट इनटू द ट्रेड वॉर? जिसको आप कहते हैं हिंदू बनिया, वो हिंदू बनिया सोचता है, ठीक है ना, वो सोचता है कि मैं नुकसान किसका कर रहा हूं। ठीक है, जंग वो कोई बॉर्डर डिस्प्यूट अपनी जगह पर है, ये एक अलग चीज है। अच्छा, तो ये मैं कंक्लूड करना था, एक क्वेश्चन क्विकली प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, रफ़ीक अजीज़ फ्राम अटक। सर आपसे एक इस हवाले से बात करनी है कि मैंने एक सजेशन देनी है। वो आपने कहा ना, ऊपर लिखा हुआ है कि आपने कैसे इसको रिड्यूस करना है, ये जो नफ़रतें हैं, ये कदूरतें हैं, जो फासले हैं, तो इसको हमने कैसे रिड्यूस करना है। तो इसके लिए मैं आपको ये एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आपने कहा था ना कि मैं अपनी गवर्नमेंट को जाकर ये बात कर सकता हूँ, अपनी कैपेसिटी, हाँ अपनी कैपेसिटी में आप कर सकते हैं ना। मसलन एक अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया है टीचर्स के लिए, टीचिंग एक्सीलेंस अचीवमेंट प्रोग्राम के नाम से। वहाँ पर वो ये करते हैं कि पाकिस्तानी टीचर को भी लेकर जाते हैं हर साल। इसके अलावा ग्लोबल के जो टीचर होते हैं वो उसमें भी जाते हैं लोग वहाँ पर। मैं चूँकि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मेरी सिलेक्शन हुई थी 2012 में, तो मैं वहाँ पर गया था इसी हवाले से। तो उनका मेन मकसद क्या है कि दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं उनको अमेरिका का जो है ना, इन टीचर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि उनको उनके अपना जो उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाए उसको, उनका जो कल्चरल सिस्टम है, इसके अलावा उनका जो बाकी जो मामलात हैं उनके सारे, ताकि वो उनको बताया जाए और वो वहाँ जाकर फिर अपनी अपनी कैपेसिटी में जहाँ जाएंगे वो अपने अपने इलाकों में जाकर इसके ऊपर वो फोकस करेंगे, बात करेंगे। इस तरीके से वो जो नफरतें हैं, कदूरतें हैं, दरमियान में जो गलतफहमी हैं, वो ऐसा ख़त्म हो जाएंगी। इसी हवाले से मैंने आप ये बात करनी है कि इंडिया भी एक चूँकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, आपकी इकानमी बहुत बड़ी है पाकिस्तान की निस्बत। अगर आप भी इस तरह का प्रोग्राम करें, बाकी फनकारों के हवाले से, गुलकारों के हवाले से, अदाकारों के हवाले से तो आप बात एक्सचेंज प्रोग्राम करते रहते हैं, तो इसी तरह अगर ये टीचर्स का जो इस तरह का प्रोग्राम हो, यानी टीचिंग एक्सीलेंस अचीवमेंट प्रोग्राम जैसा कि अमेरिका वाले कर रहे हैं, तो इंडिया वाले भी अगर इस तरह का करें, इनिशिएटिव लें, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह भी ये दरमियान में जो कदूरतें हैं, नफरतें हैं हमारी, ये रिड्यूस हो सकती हैं। और ये जो आपने कहा है ना कि कैश पीस का जो है ना, ये हम इसको लॉन्च कर सकते हैं सर। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गवर्नमेंट से जाकर ये कहें कि आप भी इसी तरह का एक प्रोग्राम करें, टीचर्स को इसमें शामिल करें। बहुत अच्छा सजेशन है सर। थोड़ा सा ना, थैंक यू वेरी मच। एक बात कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई का ना फ़ायदा तभी है जब आप सोचने समझने की सलाहियत बंदे में हो। दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग द एजुकेशन टीचर्स अस, कि आप सोचें। यहाँ मसला जो है, आप जो कह रहे हैं कि टीचर्स का, आप कह रहे हैं बेसिकली इन अ नटशेल एजुकेशनल एक्सचेंज होना चाहिए। एजुकेशनल एक्सचेंज से पहले हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है ना वो कायम होंगे, तो ट्रेड भी होगा, एजुकेशनल एक्सचेंज भी होगा, बाकी जो कल्चरल एक्सचेंज है वो भी होगा, स्पोर्ट्स का एक्सचेंज होगा। आप इस बात को समझें कि हमारे दरमियान इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस नहज पे खड़ी है, इसका जायज़ा लेने की कोशिश करें। उसके बाद में डेफिनेटली, ये आप स्टेप 10 की बात कर रहे हैं, मैं स्टेप 1 पे अटका पड़ा हूं अभी। सही। मुझे खुशी है जी कि फरतुल्लाह बाबर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, एंड ही इज़ अ वॉइस ऑफ सैनिटी एंड रीज़न इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो इसी के साथ अरविंद, हम इसको कंक्लूड करते हैं। इट वाज अ ग्रेट सेशन। कुछ कंक्लूडिंग थॉट्स की इजाज़त है पाकिस्तान के लोगों से मुखातिब होते हुए? एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। वो ये है कि यहाँ पे मैंने ये बात हर किसी को कही है कि पाकिस्तान इज़ अ रियलिटी। एक लोग ये कहते हैं, एक शिकवा शायद आपने सवाल पूछा नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे, कि अखंड भारत चलें, वो भी ले लें, और या फिर ये है जी कि हिंदुस्तान ने कभी हमें तस्लीम नहीं किया। एक बड़ा शिकवा है यहाँ पे। मुझे अभी कोई 2 रोज़ पहले एक इनविटेशन मिला था, मजीद निज़ामी साहब का जो उनकी जो फाउंडेशन है नज़रिया पाकिस्तान वालों ने बुलाया था, तो मैं कुछ वजह से जा नहीं पाया, बट आई वुड लव टू सी देम। तो वो बात यही कर रहे थे कि जी हम जानना चाहते हैं कि ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो
हमारे एक दूसरे के साथ में, ये आई होप आपके जहन में होगा ये सवाल है, ये नहीं है तो फिर मैं क्यों बात करूं इसके ऊपर। कुछ लोगों के, अच्छा ठीक है, ये इसलिए है सर कि हमारे सिफारती ताल्लुकात रहे हैं, हमारे दरमियान इंडस वाटर ट्रीटीज़ से लेकर न जाने कितनी और मुख्तलिफ ट्रीटीज़ हैं। हम एक दूसरे के साथ में इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी एम्बेसियां हैं। ये तभी मुमकिन है कि जब हमने आपको एक्सेप्ट किया हो। विदाउट एक्सेप्ट किए अगर कोई कल को कहे जी पंजाब एक अलग मुल्क है और जो है सिंध एक अलग मुल्क है, या इंडिया के अंदर गुजरात एक अलग मुल्क है, या पंजाब एक अलग मुल्क है, उनके दरमियान तो ये चीज़ें नहीं हो सकती ना, बिकॉज वी डोंट कंसिडर दम एज सेपरेट नेशंस, दे आर स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। तो हमारे दरमियान वो सारे एग्रीमेंट्स, एक्सचेंजेस होते हैं जो कि दो सॉवरन नेशंस के दरमियान होते हैं। तो ये कहना कि जी हमें तस्लीम नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। वाजपेयी साहब मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर कह रहे थे कि उन्होंने कुछ इसी तरह से कहा था कि लेट नो वन इन पाकिस्तान बिलीव दैट इंडिया डजंट सिंसियरली, मे बी ही सेड दैट इंडिया सिंसियरली विशेस पाकिस्तान वेल एंड लेट एवरीवन नो इन पाकिस्तान। तो उसका जो मफहूम है कुछ इस तरह था कि जो मैंने बात की है। तो हमने आपको तस्लीम किया है। मालिक कायनात पाकिस्तान को भाग लगाए, लेट मी से दैट अगेन। आप फलें फूलें, खूब तरक्की करें, आपके घरों में वो तमाम खुशियां आए। आई नो आई एम साउंडिंग लाइक अ मौलवी, बट लेट मी से दैट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द कॉमन मासेस टू अंडरस्टैंड। जो आम आवाम है उन्हें ये बात समझ में आए कि ये एक हिंदुस्तानी की नहीं, ये पूरे मुल्क की सोच की अक्कासी मैं यहाँ कर रहा हूँ, अपने दिल पर हाथ रख के कह सकता हूँ। आपके घरों में वो तमाम खुशियाँ आएँ जो कि दुनिया के किसी मुल्क में किसी शख्स को मिलनी चाहिए। अपने हमसायों के साथ में ऐसे ताल्लुकात हों जैसे कि हमसायों के होने चाहिए। हम अपना घर नहीं बदल सकते, हम अपना हमसाया नहीं बदल सकते। वाजपेयी साहब कह के गए हैं आप अपने, यू कैन चूज़ योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स। तो वो बात है जी। तो तल्ख बातें अगर करनी हो तो खुल के करें। एक वक्त आएगा कि जब हमारी तल्खी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज वील नॉट हैव एनीथिंग फर्दर टू से, और उसके बाद शायद हम कोई मुस्बत बात करना स्टार्ट कर दें। तो मैंने यहाँ पर आके इस मुल्क में जो मुझे खुलूस, शफ़क़त, प्यार मुझे मिला है यहाँ के लोगों से, मैं वही लेके जाऊँगा। पिछली दफ़ा मैं जब आया था मैंने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में बात की, लोगों को बड़ी पसंद आई। मैं फिर ये बात रिपीट करना यहाँ पे करना चाहता हूँ कि इस मुल्क में बिताया हुआ हर एक दिन मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे न जाने ऐसे कितने नौजवान हैं जो यहाँ आते हैं, विज़िट करते हैं, उनके लिए इतना कीमती है कि हम सारी ज़िंदगी उसको याद रखते हैं कि हम कभी पाकिस्तान गए थे और हमें इस तरह का प्यार लोगों ने वहाँ दिया। यहाँ गुजारे हुए हर एक दिन के साथ वापस लौट के जाना बहुत मुश्किल होता है, और नम आँखों के साथ इंसान वापस जाता है इस उम्मीद के साथ में कि लौट के दोबारा कब आना होगा। तो कोई अगर ये कहे मुझे हिंदुस्तान में बैठ के कि जी पाकिस्तान के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो वो सरासर झूठ होगा। पाकिस्तान के लोग उतने ही अच्छे हैं जितने कि दुनिया के किसी भी मुल्क के लोग हो सकते हैं। बड़ा दिल है उनका, उनकी मेहमान नवाजी की कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं अगर मुमकिन लाहौर में महीना रह जाऊँ यहाँ पे तो 15-20 किलो मेरा वज़न बढ़ जाए। लोग इतना प्यार करते हैं। लेट मी से दैट, ये वो बुनियादी बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो आम लोगों को समझ में आती हैं। तो आप एक दूसरे से मिलें, कल्चरल एक्सचेंज हो हमारे दरमियान, ताल्लुकात हमारे बेहतर हों, यही मेरी ख्वाहिश है। अगर ये बड़े सगीर एक घर है तो उस घर का हिंदुस्तान एक आंगन है। कल्चरली, सोशली हम इस घर का आंगन है आपके। आप घर के किसी भी कमरे में दाखिल हो जाएं, लौट के आपको उस आंगन में ही आना होता है। और उस बात को अगर आपको एक्सेप्ट करे ना करे वो अलग बात है। अपने शादी ब्याह देखें, अपने तमाम जो भी तकरीबात होती हैं वो देखें, आपको इंडिया हर जगह पर नज़र आएगा। वो इसीलिए है क्योंकि इंडिया इस घर का आंगन है। मुझे जो आपने इज्जत दी है, आई एम नोबडी। कुछ लोग सर कह रहे थे, मैं सर नहीं हूँ भाई, मैं सीधा साधा एक बंदा हूँ, अपनी बात करता हूँ। बात सिर्फ ये है, ये जो मोहब्बत मुझे मिल रही है और आप लोग जो आए हैं, और लाहौर में मैं बेशुमार लोगों से मिला हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए। ये सारी इज्जत इंडिया के लिए है। आप लोग जो आते हैं, किसी को पता चल जाए इंडिया से आए हैं, वो आपका इंडिया के लिए प्यार है। तो आपके जैसे लोग जो इस बात का गाए बगाहे इजहार करते हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस बात को अवामुल नास तक इंडिया में भी पहुंचाएं कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में।
मैं हिंदुस्तान के लोगों के बारे में मैंने जो भी तासुरात थे आपको बयान कर दिए हैं। आपकी तरफ से इस तरह की कोई बात हो तो शायद इसी में ही हमारे तमाम मसाइल का हल छुपा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। Great session.